किस किस ने पेपर कंप्लीट किया था? कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? सब अपना अपना स्कोर बताओ। नगीना तुमने किया था? मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया, सिर्फ पहले किया था। करना चाहिए था ना। ठीक है, कोई नहीं, कल करना। ठीक है। काजल तुमने तुम्हारे कितना? सोमेश तुमने नहीं किए? मैंने किए भैया। कितने कितने सही हुए थे? स्कोर इससे बहुत अच्छा नहीं था मेरा। अरे नहीं, ओनली कंप्रेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ। तो कितने कितने 27 थे तो कितने थे? जितने भी थे उसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए बताओ, एक पता तो लगेगा उससे। अरे लगभग लगभग गलत थे, ज्यादा सही नहीं थे। अच्छा, काजल तुम्हारे? सर मेरे 21 सही थे और 6 गलत। ठीक है। पूजा तुम्हारे? चलो ठीक है, सुनो अब है ना, अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा और ट्रिक अभी। हाँ बोलो पूजा। सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मेरा ना 30 सही हुआ, 20 गलत हो गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं ये सब अपनी नोट डाउन कॉपी लेके बैठना, ठीक है। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा तो वो ध्यान से देखना कि वो जीएस में सीसीएट में दोनों जगह लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो एक एक चीज़ जो मैं बताते जाऊंगा वो चीज़ें ऑब्जर्व करते चलना। फिर जो भी अब जिसने सोल्व नहीं किया एक बार कर लेना, अभी 3-4 दिन यही चलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, 60-70 क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। और यही जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे पिछले साल जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने क्या किया था, डायरेक्ट बस क्वेश्चन करवाए थे, मैंने ट्रिक नहीं बताई थी, क्योंकि वो मैं बताना भी नहीं चाह रहा था उस टाइम, ठीक है। तो ये अपना चैनल है तो इसमें मैं बताऊँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले मैं बता रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन सोल्व होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। परंतु ये है कि आप कितना अप्लाई कर पाते हो। जैसे 2022 वाले मेरे 93 नंबर आए थे ना, उसका रीज़न यही था कि मैं अच्छे से अप्लाई कर लेता। फिर भी जो क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे मेरे एक बार चलो 65 क्वेश्चन सही हुए थे, और वो जो गलत हुए हैं उसमें से भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें ट्रिक लग रहा था, परंतु मैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, और मैं 2023 वाले पेपर में ही बताऊंगा कुछ कुछ ट्रिक आपको, ठीक है। तो एक एक चीज़ पहले अपन कुछ कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन अपन देखते जाएंगे पैरेलल 2023 में, ताकि आप लोगों को ऐसे नहीं लगे कि 2023 में नहीं लगता है, पहले लग रहा था। तो मैं 2023 का पेपर ही करवाऊंगा उस ट्रिक से, ठीक है। फिर उसके बाद में 2011 से अपन शुरू करेंगे, वो अलग है। परंतु अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, देखो ये ट्रिक है और ये लगती है, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। अब तो अपन खोल पहले जीएस देखेंगे, फिर सीसेट बताऊंगा, ठीक है। तो जीएस सीसेट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोनों जगह लगेगी, ये चीज़ याद रख लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सीखना इस चीज़ को। क्वेश्चन पेपर निकाल लो। नहीं, तुम लोग क्वेश्चन पेपर नहीं निकालोगे अभी, तुम लोग एक मतलब अपनी एक कॉपी बनाओ जिसमें ट्रिक वाली कॉपी, बस ये चीज़ याद रख लेना। ट्रिक वाली कॉपी, उसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वही काम जो ट्रिक में जब भी पेपर दोगे आप, जब भी मान लो कि जिसमें कंप्रेंशन का बोलूँगा कि लगा के बैठना, या यूपीएससी पेपर सोल्व करके बैठना, तो वो जब भी जो मैं ये ट्रिक बताऊँ 2-3 कम से कम 4-5 दिन जो है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सोल्व होंगे। तो ये वर्ड सबको रटे हुए रहने चाहिए आपको, तब जाके आपको पेपर सोल्व करोगे। तो जो बोले थे नंबर नहीं बढ़ रहे हमारे, वो क्या है, तो वो अब बढ़ेंगे, ठीक है। परंतु जो मैं बता रहा हूँ, जब वो ट्रिक एक एक चीज़ है, वो ट्रिक देखो बहुत सारी ट्रिक है और हर क्वेश्चन में अलग अलग लगेगी, तो ये चीज़ भी याद रखना। जैसे मैं अभी देखो 2023 का पेपर में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले जीएस में बताऊंगा, फिर सीसेट में बताऊंगा, पर पहले जीएस का देखते हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करना, यहीं इसके साथ ही साथ वो ट्रिक लिखाते जाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको क्लियर किया।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ लिखो, जो भी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ध्यान से समझना, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, एक छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जिसमें 2021 वाला पेपर मेरा, अगर मैं उस जगह उस टाइम या टाइम में गलती अगर ये नहीं करता कि मैं इंग्लिश में पेपर पढ़ना सीख जाता, तो जो भी हिंदी मीडियम से, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको बाइलिंगुअल पेपर पढ़ना है। जैसे मैं कुछ तो खास तौर से बता रहा हूँ। सबसे पहली ट्रिक यही है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, साइंस टेक और कुछ पॉलिटी के लिए, इसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन के हिंदी के साथ। जिसे मस्ट तो ये है, क्योंकि मेरे उस साल जो गलत हुई थी, 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे 2021 में, ये था कि मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था इकोनॉमी वाले क्लास के लिए, ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चन और इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले, साइंस टेक वाले, क्योंकि हिंदी उनका बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अखीर बताऊँ, जब मैं 2018 में था तब भी मेरा है ना एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, फिर जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो वो क्वेश्चन सोल्व हो गया था। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही है। और इसका मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को कम से कम भी मिनिमम 5 क्वेश्चनों का नुकसान होता है। जो ओनली हिंदी में पेपर पढ़ के करते हैं वो समझ लेना 5 क्वेश्चनों का नुकसान उठाओगे आप, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अभी मैं इस पेपर में बताऊँगा जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में हिंदी में पढ़ के, वो बोल ही क्या रहा है। अरे हर पेपर में होता है कि 5 क्वेश्चनों का आप लेस मान के चलो फिर आप। तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पढ़ के सोल्व करने हैं, साइंस टेक के क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है, और कुछ जगह पॉलिटी के भी, क्योंकि कुछ जगह जैसे आपकी बार जो आया था वो नहीं समझ में आएगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होती है मैं बताऊँगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहली ट्रिक यही है कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसको हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हिंदी में पढ़ के सोल्व करने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे ज्योग्राफी भी आप ऐड कर सकते हो, ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2022 वाला क्वेश्चन है ना, हिंदी में पढ़ के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ के देख लेना। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा वो क्वेश्चन। तो पहली ट्रिक यही है कि आपको जब भी, दूसरी बात, जब भी जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ट्रिक अप्लाई करते टाइम भी आपको इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि है ना, बहुत बार हिंदी में हेल्प मिलेगी तो आप उन्हें हिंदी तो पढ़ेंगे, पर बहुत बार ऐसा होगा कि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तभी वो ट्रिक अप्लाई होगी। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसलिए बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाओ, नहीं तो अगर आपको हैबिट नहीं रहेगी ना तो इंग्लिश पढ़ने की ये सारी चीज़ें। ये बताओ जितने मैंने बोले थे 2011 से लेकर 2022 तक किस किस ने इंग्लिश में पढ़ा था पेपर, बताओ, या ओनली हिंदी में पढ़ के पेपर सोल्व किया था, बताओ। कुछ पढ़ा था जो समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ फ़ायदा मिला उससे? हाँ, तो ये मैं पहले बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन 2021 के मेरा प्रीलिम जीएस, उस टाइम मेरा सीसेट हो गया था। जीएस नहीं होने के कारण मेरा उस टाइम 3 क्वेश्चनों से रुका था, ओनली 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सही होते तो मेरे कम से कम कितना 5 नंबर, और वो जो नेगेटिविटी कर पूरा 7 नंबर, तो मेरे 2 क्वेश्चनों का फर्क पड़ा था। और उसका रीज़न ये था कि मैंने 2 तो इकोनॉमी क्वेश्चन गलत किए थे हिंदी में पढ़ने के कारण, और एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, ठीक है, वो मैं बताऊंगा उस टाइम भी। पर मैं पहले बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है, 5 क्वेश्चनों के लेस मान के चलो, अगर ये गलती नहीं सुधारोगे तो ये फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। और जब भी ट्रिक जो मैं बताते जाऊँगा वो तो तुम्हें ट्रिक जो दिखेगी उधर ही दिखेगी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, पहली बात, ठीक है। अब दूसरा, तो मैं पहले बता रहा हूँ साइंस टेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी में तो खास तौर से आपको इंग्लिश पढ़ के ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहली चीज़। दूसरा नियम है, ठीक है, और ये चीज़ कंप्रेंशन में भी लागू होगी। जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ वो ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो अभी ये मत सोचो जीएस सीसेट दोनों, मतलब नहीं, दोनों के लिए सेम बता रहा हूँ। तो आपको जब कंप्रेंशन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी याद रख लेना, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और कुछ जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए भी आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, उधर भी ये मान के चलो, उधर तो ज़्यादा है, कम से कम 10 क्वेश्चनों का नुकसान है हिंदी मीडियम वालों को, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपने बाइलिंगुअल नहीं बने तो कंप्रेंशन समझ में भी नहीं आएगा, कुछ लाइनें तो ऐसी होती है जो समझ में भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ भी याद रखना, उधर भी आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम रिजल्ट ख़राब होने का कारण कहीं ना कहीं एक ये है, आप ये विश्वास नहीं करोगे। जैसे है ना 2020 का मैं सीसेट का पेपर बता रहा हूँ, उसमें मैंने एक पेपर से एक क्वेश्चन से मैं फेल हुआ था। उसमें एक आया था रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, जिस नाते थे वो आता है ना कि चाचा ताऊ ऐसे वाला, वो क्वेश्चन मैं आखिरी तक करते रह गया, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया और मुझ में डी मार के आ गया, वो गलत हुआ और मेरा वो सही होता तो मैं पास हो जाता उस टाइम, क्योंकि 62.5 मेरे नंबर थे, ठीक है। वो बढ़ता 2.5 नंबर तो वो बढ़ते, 0.83 नंबर वो बढ़ता, तो ये 65.66 नंबर मेरे हो जाते, 66 कट ऑफ होती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन का मतलब है। और मैं फिर बता रहा हूँ ये रीजनिंग, मैथ
और यहाँ तक कंपैरिजन हो तीनों में, तो आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो जब भी आप, जैसे मैं कल से बोलूँगा कि कंपैरिजन, मतलब जब भी आप शुरू करें, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन सोल्व करना है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, माइंड में रखना है। और इसीलिए जो मैं पीडीएफ भेजा था आज तुम लोगों को, कल मैंने भेजी थी, वो पीडीएफ मैंने इसीलिए बाइलिंगुअल बनवाई है। तो ये चीज़ याद रख लेना, अगर कोई पीडीएफ सोल्व कर रहा तो वैसे करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी पेपर में तो आपको ऐसे मिलेगा, जैसे आप हिंदी खोलोगे तो एक साइड में इंग्लिश रहता है, एक तरह हिंदी रहता है, इसीलिए ही वो देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जब भी ट्रिक अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपने पढ़ा है नॉलेज, अभी आप 2-3 महीनों में जो भी पढ़ोगे, ठीक है, और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अब ये मत सोचो कि कोई रिसोर्स अलग अलग पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ना है। अगर आपने 4 से 5 बार पढ़ा है, ठीक है, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप जीएस में 100 में से मान के चलो कि 20-25 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। इससे ज़्यादा तो भूल ही जाओ कि कर पाओगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पिछले 4-5 साल की तैयारी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 20-25 क्वेश्चन, आपकी बात ऐसा तो, और आपके तो बहुत बुरा हाल था, ठीक है, और मैं एक्चुअली, अगर आप मान लो फिर भी अच्छे से अच्छी तैयारी करते हो तो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको, आप जब 1 से लेकर 100 तक जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इनका आंसर मैं श्योर हूँ कि यही है आंसर। वो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि पहली बार जब क्या करना है, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम याद रखना कि उस टाइम डायरेक्ट ओनली क्वेश्चन जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ट्रिक उस टाइम, मतलब ऐसे नहीं, जैसे मान लो कि यही, मान लो कोई भी क्वेश्चन, जैसे अब ये इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जो आप कर पाओ डायरेक्ट, जिसको मतलब पता होगा तो कर पाएगा। जैसे मान लो कि कुछ क्वेश्चन ही होंगे जिसको आप कर पाओगे, नहीं तो फिर ट्रिक से ही सोल्व होंगे। जैसे 2023 वाला पेपर तो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें तो पूरा ट्रिक ही लगा है। अगर आप ट्रिक नहीं लगाओगे तो ये पेपर तो पास करना ऐसे मुश्किल था, ठीक है। तो पहली बात ये याद रखना कि जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को करना है। इसी के लिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं करने हैं। जैसे मान लो कि डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कुछ बहुत जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं करने हैं, तो वो याद रखना। उसके बाद में जो कुछ चीज़ें जो नहीं बनेंगे, ठीक है, वो चीज़ें उसके लिए जो ट्रिक लगानी है फिर। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपने पढ़ा है, मेहनत की है, उससे जितने 20-25 आपके जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत, अगर 15 भी क्वेश्चन होंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उन ट्रिक से उसको आराम से 60-65 तक ले जाएंगे, और वो मैं बताऊँगा कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है कि जो भी आपको पढ़ा है उसी को अप्लाई करना, सबसे पहला काम, ठीक है। दूसरा काम इसका, तो पहले रूल तो यही है कि जो आप देखो, पहले तो रूल है कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है। दूसरा रूल ये है कि आपको जब भी पेपर करोगे तो सबसे पहले कॉमन सेंस वो सब बाद में, सबसे पहले जो आपका नॉलेज है उसको यूज़ करना है। नॉलेज के सारे जितने क्वेश्चन आप बना सको, पर श्योरिटी वाले करना, उसमें डाउट वाले मत करना। श्योरिटी वाले आपसे 15 बन रहे, 20 बन रहे, जितने भी बन रहे हैं, तो क्या करोगे, जैसे 15-20 क्वेश्चन बना लोगे, फिर एक बार गिन लेना और उधर लिख लेना। और मैं एक तरीका बताऊंगा पेपर करने, ध्यान से समझना। जो ये लोग सोचते हैं ना कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो उसके बाद में लिख लो इधर, मान लो कि कितना आपने क्वेश्चन बना लिया। जैसे मान लो 15, कोई किसी का 15 बना, किसी का 20 बना, किसी का 25 बना, और वो 100% श्योरिटी वाले होने चाहिए। एक आध गलत हो जाता है, कोई इशू नहीं है, परंतु आप अपनी तरफ से जब उस एग्जाम में दे रहे हो तो ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद में अब देखो, लगभग ये मान के चलो कि 20-25 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, मान लो 30 मान लिए, मैक्सिमम 70 क्वेश्चन अपने पास बचेंगे। अब जिसमें से 70 क्वेश्चनों में से अब अपने को स्वाभाविक सी बात है, इन ट्रिक का, कॉमन सेंस का, इनका यूज़ करना है। अब अपना ये प्लानिंग होनी चाहिए कि मान लो कि 30 क्वेश्चन अपन उधर किए थे, काट पीट के 25 सही हो जाएंगे, ठीक है। लगभग अभी भी अपने को 25 क्वेश्चन सही चाहिए, तब जाके अपनी कट ऑफ पार होगी। क्योंकि मान के चलो कि 100 के समथिंग मान के चलो कट ऑफ, ठीक है, तो सेफ जोन वही है, इतनी जाएगी कट ऑफ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 25 क्वेश्चन अपने को सही करने हैं, 70 क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है। अब इसमें से मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, इसमें 70 क्वेश्चनों में से ना 10 से लेके 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेटमेंट वाले होते हैं। उसमें मोस्टली ऐसे तो ट्रिक भी लगाने कम चांसेस होते हैं, या फैक्ट अगर कोई आपने पढ़ी है तो कोई याद आ गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो 10 से मान लो कि इसमें से हटा दो, 10 क्वेश्चन तो हटा ही दो आप, मतलब ठीक है, 60 क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ, 60 जो इस टाइप के स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, वो क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं। तो एक ट्रिक तो ये है, इस टाइप के स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ लॉजिक दिया रहता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ लॉजिक दिया रहता है, जो बिल्कुल फैक्ट वाले होते हैं ना, मैं बताता हूँ। ये वाला है, इसमें कुछ अगर देखो लाइन दे रहा तो कुछ ना कुछ लॉजिक देगा वो, ठीक है। पर जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। जैसे इधर आओ, ये पहले इसी में है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बचना, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस टाइप के। अगर याद रखना कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दे रहा है स्टेटमेंट बेस, उसमें कुछ ना कुछ, वो मैं बताऊंगा बाद में, पर अभी नहीं, अभी वो रिस्क नहीं लेना, वो मैं बताऊंगा उसके बाद में,
पर पहले मैं बता रहा हूँ कि अपने को श्योरिटी कैसे पहुँचना है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि अपने पास 60 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। मान लो 25 क्वेश्चन अपने सही हो गए तो 60 क्वेश्चन अपने पास बचे हैं। और इसका मैं गारंटी बता रहा हूँ कि मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि 30 क्वेश्चन तो आप मरी से मरी हालत में सही कर लोगे, 30 गलत भी हो गए तो काट पीट के यहाँ से 20 सही हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 से अपना मतलब 45 से पहुँच गए। परंतु अब मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशन तो ऐसी है, मैं बता दूंगा ना, आज से आप अप्लाई करोगे हो जाएगा। परंतु मैं चाह रहा हूँ कि 60 में से आप लोग 40 सही करो, और वो उस लेवल के लिए आपको ये ट्रिक को अच्छे से सीखना है। 40 सही करे, 20 गलत भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काट पीट के अपने यहाँ से 30-33 सही हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 33 सही हो जाएंगे और 25-3 वो 48 की क्वेश्चन समथिंग कट ऑफ निकलने का असर हो जाता है। अब बस अब ये बात है कि अब ये, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। आप चाहे कितना भी 2-3 महीने पढ़ोगे, उसमें मैं फिर बता रहा हूँ मेहनत से आप 25 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पहुँच पाओगे, आखिर में काम यही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले है कि आपको नॉलेज को यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, सर हाँ बोलो। अभी भी एग्जाम देती हूँ तो अच्छा नंबर नहीं आता है, अरे 30-35 पे जाता है, तो क्या? वो हकीकत है, वो हकीकत है। पर इसीलिए तो ये चीज़ें क्यों सीखनी है, इसीलिए तो सीखनी है ना। इसीलिए पीवाईक्यू का जो इतने सालों से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसका फायदा कैसे मिलेगा फिर आपको। सर इधर तो जो देते हैं ना, इधर का कोचिंग का टेस्ट, उसमें आ जाता है 50 लगभग में, लेकिन जो यूपीएससी का टेस्ट देता है ना, 35 से आगे नहीं जा पाते हैं। फर्स्ट टाइम में उतना ही, कोई घबराने वाली बात है, इसीलिए तो सीख रहे हैं ना अपन, इसीलिए तो सीख रहे हैं ना। तो ये चीज़ भी याद रखो, ठीक है। अब सुनो, अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अब देखो सुनो। तो ये तो पहली बात ध्यान समझ लेना है, इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, नॉलेज को यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड, उसके बाद में जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेना। अगर आपने 3-4 बार किसी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए जो पीटी में आने वाले हैं, और करंट अफेयर का एक बार साल भर का आइडिया है, बस आइडिया भी है, ऐसे नहीं कि आपको एकदम रट्टाफिकेशन हो, ठीक है। तो तभी ही कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसके अराउंडिंग थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो लगेगी, ये मान के चलो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कम से कम मिनिमम से 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सोल्व होंगे आपको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब वो ट्रिक मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, और ये हर साल आपको मिलेगी, ठीक है। आ जाओ, ये ट्रिक पहली, जहाँ पे भी सम वर्ड लिखा रहता है, सम वर्ड, वो हमेशा सही होता है 99%। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सोल्व किया था। तो ये तुम्हारे लो, अब बताओ, अब मान के चलो, हाँ मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा सही था। हाँ, तो बस वही मैं बता रहा हूँ ना। अभी आप देख के अब गिनते जाओ तुम लोग। और मैं फिर बताओ, हर साल पेपर में आते हैं, मिनिमम से मान के चलो 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन जो इस ट्रिक से सोल्व होंगे। तो पहली ट्रिक लिख लो, जहाँ पे सम वर्ड होता है, ठीक है, मोस्टली वो सही होता है, ठीक है। तो पहली ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इसको एक एक लिख लो अच्छे तरीके से। ये मैं, अब यही है जो आपको नंबर बढ़ाएंगी, ठीक है। सम वर्ड याद रखना, और ये ही सी सेट में भी लागू होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और जो अभी ये मान के चलो कॉमन भी बता रहा हूँ, ऐसे कोई जीएस सी सेट का कोई अलग से कुछ ही नहीं होता है, दोनों जगह ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो सम वर्ड पहली बात, ठीक है। तो पहले ये ट्रिक हो गई। जो मैं भी हाईलाइट कर लेता हूँ जो मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ, ताकि रिपीटेशन ना हो, ठीक है। इधर तो याद रखना कि रूल नंबर फर्स्ट है, इजी वर्ड्स लाइक सम एट आर राइट, ठीक है। तो सम जो वर्ड आएगा वो हमेशा सही होता है, और इस पेपर में देख लो आप, ठीक है। अब देखो, अब एक को चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। देखो ये रहा, मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 मिनिमम 3 से 5। तो ये तो डायरेक्ट सोच लो, अंधाधुंध मारना है, घबराना नहीं है। जहाँ कुछ वर्ड दिख रहा है सोचना ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अरे ट्रिक किसी को बताओगे नहीं, फालतू में इधर उधर इसको नहीं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर निकलेगा ऐसे। अब बताओ ये 2 क्वेश्चन सोल्व हुए नहीं हुए, और मैंने भी ऐसे सही करके आया था। मैं बार बार बता रहा हूँ, और यही पेपर निकालने का असली तरीका है। मैं इतने दिनों से तुम उल्टा सुल्टा घुमा रहा था, पर मैं फिर बता रहा हूँ, मेहनत कर लो। अब इतना भी नहीं कि तुम लोग आज से पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। मैं इसलिए अभी तुम लोगों को जल्दी, मैं चाहता तो मैं अप्रैल महीने में बताता, परंतु मुझे पता था कि तुम लोग घबरा रहे हो, तैयारी में घबरा रहे हो, इसीलिए अब तुम लोगों को थोड़ा बूस्ट अप देना जरूरी था। अभी मैं करवाता हूँ तुम लोगों को, देखो क्वेश्चन फटाफट से, ठीक है। और मैं 2023 का पेपर करवा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि भाई मैं पहले का पेपर करवा रहा हूँ। कुछ वर्ड, ये देखो तीनों के 3 स्टेप में 2 क्वेश्चन मिले। अभी तो रुक जाओ, अभी स्टार्टिंग से हो। ये कुछ वर्ड वाली ट्रिक देखो, यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है।
मिनिमम से मिनिमम 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन अंधाधुंध आपको आँख बंद करके भी जाओगे तब भी सही हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखते जाओ, एक क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है, कुछ से सही हुआ, ओनली कुछ भी नहीं, कोई भी नॉलेज की कुछ भी ज़रूरत नहीं है उसमें, सम वर्ड, ठीक है, 2, ठीक है। ये देखो, इधर आ जाओ, मैं बता रहा हूँ ना, गिनते जाओ तुम वर्ड। भारत के कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों को तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ सही है स्टेटमेंट, सोचना ही नहीं है। अरे भाई कुछ एक भी व्यक्ति करता है तो करता है बस, ठीक है। 3rd क्वेश्चन, अब आगे देखते जाओ। ये कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आ जाओ, ठीक है। ये कुछ वर्ड बहुत कमाल की चीज़ है। अरे ये मैं फिर बता रहा हूँ, सीसीएट में भी अप्लाई होगा, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। ये कुछ वर्ड बहुत कमाल का है, ठीक है। अब देखो इसमें है ना, हाँ चेंज कर दो। क्या हो गया सर ये बोलिए पेन का कलर चेंज कर लो सर, ब्लू ब्लू ना समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक ठीक ठीक, रेड कर दूँ तो अमित को दिक्कत होगा, ब्लैक करता हूँ। चलो देखो, अब देखो, अब जैसे कुछ वर्ड जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी उसकी सही हो जाती है, ठीक है। कोई कंपनी किसी क्षेत्र कुछ संख्या में लागू कर सकती है, मैं तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ बोलो 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 सोमेश। हेलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। मेरे को शो नहीं हो रहा है, तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत है, दोबारा ज्वाइनिंग करो। सबको दिख रहा है ना? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं, सबको दिख रहा है, मुझे दिख रही है। सोमेश तो तुम्हारी साइड से दिक्कत है, आप दोबारा रीज्वाइन करो, नेटवर्क इश्यू है तुम्हारी तरफ से, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मिल गया अपन। अभी देखो, अभी और मिलेगा, रुक जाओ। ये कुछ वर्ड बहुत कमाल की चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ। देखो, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है, कुछ विधानसभा विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ये तो छोड़ो, है ना। कुछ वर्ड जो है कहाँ पे, जहाँ पे स्पेसिफिक कुछ के वर्ड पे ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, वो मैं बताता हूँ अभी, है ना, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो मिल गए ना, अभी रुक जाओ, एक और आएगा अभी। और मैं फिर बताऊँ, हर साल मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, तो हमेशा 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो मिलेंगे आपको। ये कुछ वर्ड तो देखते ही मारना है, उसमें सोचना ही नहीं है। क्योंकि कुछ है ना, जो वर्ड है ना, पॉसिबिलिटी को शो करता है, तो ये चीज़ याद रखना। पॉसिबिलिटी का संदर्भ है कि उसका गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इधर देखो, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए, अरब शांति पहल सऊदी अरब के मध्य से। तो देखो, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी क्वेश्चन में आएगा, पर मैं अभी तुम्हें एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखो। ये ऐसी ट्रिक मैं बता दी हूँ, इससे 3 क्वेश्चन तो 100% मान के चलो सही होंगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक, रूल नंबर 1, ठीक है। कुछ वर्ड मैं फिर बता रहा हूँ, और ये अभी तो मैं तुम लोगों को 2023 के पेपर दिखा रहा हूँ, बहुत सारे पेपर खोल के देख लेना। 2011 से लेके 2023 तक लगभग कम से कम 40-50 क्वेश्चन है जिसमें कुछ वर्ड से सही हुआ, इसी में 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रिक हो गई समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कुछ वर्ड, ठीक है। अब दूसरी हाँ, यहीं से शुरू कर, यहाँ पे है एक चीज़, अब वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, दूसरी वाली ट्रिक, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो, दूसरी ट्रिक है वन वाला, वन वर्ड, या हिंदी में आता है एक, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये है कि ये 90% केस में सही होता है। और जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सही किया था, उसका रीज़न ये था, ये वाली ट्रिक मुझे पता थी। तो याद रखना, जहाँ पे ऐसे आ रहा है, देखो
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी प्राथमिकता है, उनमें से एक है, तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट है। पॉसिबल स्टेटमेंट है तो पॉसिबल स्टेटमेंट याद रखना कभी गलत नहीं होगा। तो ये ट्रिक आप जैसे मैं बता दिया हूँ 1 वाली याद रखना, ये भी कम से कम भी 3 से 5 क्वेश्चनों में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एक वाला ये स्टेटमेंट को पॉसिबल करता है सही बनाने की तरफ। अब ये आप देखोगे 2011 से लेकर 2023 तक, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी मैं ट्रिक बताते जाऊँगा, जैसे आज मैं कम से कम 15-20 ट्रिक बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे 2011 से, मैं फिर बता रहा हूँ 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर में GS CSET दोनों में जगह आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है। अप्लाई इन द मतलब जाके उन क्वेश्चनों को देखना है और उनको आंसर देखना है, UPSC के आंसर किसे मैच करा के। ये काम कर लोगे तो तभी सीखोगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, समझ में आ गया? तो 2 ट्रिक हो गई, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको हर बार मिलेगा ये एक वाला। रुक जाओ, मैं एक और मैं कुछ और बताता हूँ। ये एक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, हर साल 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में मिलेंगे आपको, 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में। अब रूल नंबर 3 लिखो। अब मैं बताता हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो सोल्व करवाया था, ध्यान से समझना। और मैं फिर बता रहा हूँ ये कंप्रेंशन में भी लगेगा, और ऐसे नहीं रीजनिंग के क्वेश्चनों में भी लगेगा, और मैथ के क्वेश्चनों में भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो आया था जिसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ऐसे नहीं वो बहुत सारे क्वेश्चनों में सोल्व होगा। आ जाओ, ये 66 क्वेश्चन देखो, ये ट्रिक है और ये हमेशा लगती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या करना है, जो मैं ट्रिक ये रूल नंबर बताते जा रहा हूँ, इनको 2011 से लेकर 2023 तक, अब 4-5 दिन अपने को यही इस वीक यही काम करेंगे। और यही जो है आपके, मैं फिर बता रहा हूँ गारंटी साथ मैं बता रहा हूँ 60 से 70 नंबर बढ़ाएगा। बस अब देखो इधर ध्यान से देखना, इस ट्रिक को समझना है। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए, ठीक है। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, ध्यान से समझना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, किसी में भी, वेरी वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। नोट याद रखना कि कंप्रेंशन में भी याद रखना कि मैं नोट जहाँ पे आ रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी रहता है गलत होने का। मैंने जितने ऑब्जर्व किया है 70 से 80% में गलत होता है कंप्रेंशन में, और यहाँ पे भी याद रखने ना। और जब ये वर्ड आए किसी में भी और नहीं भी आ रहा है तो 2 एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है तो गलत। अब देखो उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में नहीं स्थापित नहीं है तो ये भी गलत। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, ये भी गलत। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि किसी को दिया गया था। तीनों कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं, कोई भी नहीं। अब देखो तो ये रूल नंबर 3। अब देखो इसके इंग्लिश में पढ़ोगे तब समझ में आता है, ठीक है। नन ऑफ द यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेटअप इन द, तो जैसे सम वर्ड सही करता है तो ये वर्ड एक्सट्रीम है, ये गलत करता है स्टेटमेंट को, तो ये चीज़ याद रख लेना। समझ में आ गया? मैं फिर बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे पर ये, अब देखो ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक ये हिंदी में ज़्यादा बढ़िया है, तो इसीलिए बता रहा हूँ कुछ ट्रिक तो ऐसी रहेगी जो हिंदी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इससे यहाँ से समझ के आप काट दोगे स्टेटमेंट को, ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 3। अब आगे देखो, और मैं फिर बताऊँ 2011 से लेकर 2023 तक अप्लाई करना, तब जाके फायदा नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं। ट्रिक देख के क्या करोगे, जब तक अप्लाई करना नहीं सीखोगे। अब आ जाओ ट्रिक नंबर 4। और जो मैं अभी जो बताया उससे भी मान के चलो 3 लिखते रहो, एक एक ट्रिक के आगे लिखते रहो, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आते हैं, ये हकीकत है। अब आगे देखो, ये आपको लगेगी कंप्रेंशन में भी लगेगी, रीजनिंग में भी लगेगी, ठीक है, मैथ के क्वेश्चनों में भी लगेगी जो स्टेटमेंट वाले आते हैं, और यहाँ GS में सारों में लगेगी। ध्यान से समझना ये चीज़, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में है, ठीक है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी वाली क्वेश्चन हो तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाली जो चीज़ सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना। पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव का नेगेटिव इम्पैक्ट, ये हर क्वेश्चन में लगा सकते हो आप। तो ये मान के चलो गोल्डन आपकी की है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, ये सीख लो। तो ये रूल नंबर कौन सा है? 4। रूल नंबर 4 ही है ना,
ठीक है। तो ये दोनों एक साथ में सीखनी है, तो मैं दोनों अभी एक साथ करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी देख रहा हूँ मैं इसी पेपर में 4-5 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ इसी ट्रिक से। और ये ऐसी ट्रिक है ना जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो हर में लग सकती है, हर क्वेश्चन में लग सकती है। बस आपको लगाने की अप्रोच है, तो लगाने के लिए तभी आओगे जब आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखो हरित हाइड्रोजन देखो हरा है, अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे अपन। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी बोल दिया है, पॉजिटिव है, किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉजिटिव है। और पॉसिबल बोल रहा है, एक्सट्रीम नहीं बोल रहा है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉजिटिव है। तीनों स्टेटमेंट सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एवरग्रीन, ये मान के चलो कि एवरग्रीन ट्रिक है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच वाली। तो ये पॉजिटिव का एक है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। और इससे मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये तो ऐसी ट्रिक है, ये मान के चलो इसे 10-15 क्वेश्चन सोल्व होंगे, लिख लो। ये तो 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व होंगे, 10 से 15 क्या ज़्यादा, जितने इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें सब में लगा सकते हो अपन। ये है कि आपने इसको कितना अप्लाइड किया है। कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, और सीसेट मतलब इधर जीएस में भी, पर आपको अप्लाई करना तरीका आना चाहिए। और सीसेट में तो 1 नंबर लगती है और इधर भी लगेगी, ठीक है। तो देखो अब ये पहले इस क्वेश्चन के जो साउंड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना कि कैसा है क्वेश्चन है, नेगेटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है या पॉजिटिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच है, ठीक है। तो हरित तो हरा भाई अच्छा है, ठीक है। हरा तो हरियाली चीज़ तो अच्छी है ना, वो आप इतना तो देखो, इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के रखो तो इतना तो पता रहेगा। जैसे ब्लैक कार्बन है वो नेगेटिव है, ठीक है, हरा है तो ये अच्छा है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। अब अपन इसके जो है ऑप्शन में देखेंगे पॉजिटिव कौन साउंड कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव साथ में आएगा, ठीक है। और नेगेटिव जब कोई क्वेश्चन साउंड कर रहा है तो उसका नेगेटिव देखेंगे अपन, तो यहाँ पे पॉजिटिव देखेंगे। अब देखो, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया। सोचो ईंधन का अल्टरनेटिव बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को सोचो ईंधन तो जो होता है जीवाश्म ईंधन पे आधारित होता है, वो तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है, परंतु ये तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। अरे पॉसिबल भी बोल दिया है, सकता है। और देखो ये सकता वर्ड में फिर बता रहा हूँ, सकता वर्ड पे नहीं जाना, पर सकता वर्ड पे अगर आप जाते हो तो पर उतना पर नहीं, पर मेरा मानना है कि अगर मेरे पास सीख रहे हो तुम तो ट्रिक पूरा अच्छे से सीखो। ये क्या होता है, जैसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में जब मुझे पहली बार पता लगी थी तो कैन का वर्ड बाय कैन जहाँ दिख जाओ सही मार दो, नहीं ये गलत तरीका है। उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद में पता करो, ठीक है। जैसे इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता, पॉजिटिव चीज़ है, सकता है, फिर पॉजिटिव चीज़ है, तब सही करो, ठीक है। तो ये चीज़ यार पूरे स्टेटमेंट पढ़ना है, तो ये सही है। आगे देखो, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह कितनी बढ़िया बात है, अपना जो ताप से प्रदूषण होता है वहाँ से कितना प्रदूषण वो कम होगा, अच्छी बात है। इसे वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी अच्छी बात है। तीनों के तीनों पॉजिटिव है और पॉसिबल स्टेटमेंट बोला है, एकदम एक्सट्रीम नहीं। तो तीनों के तीनों, तो ये पॉजिटिव वाली ट्रिक मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी ट्रिक है जो 15 से 20 क्वेश्चन, और कंपेरिजन तो सारे इससे हो जाएंगे, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अभी एक तो पॉजिटिव वाला हो गया, अब मैं नेगेटिव वाला तुम्हें बताता हूँ। आओ इधर देखो, यही है। अब यहीं पे देखो, मैं इसी अभी बहुत सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होगा। देखो पारा प्रदूषण है, प्रदूषण क्या होता है, नेगेटिव। अब अपन नेगेटिव का नेगेटिव देखेंगे, समझ में आ गया, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है क्वेश्चन, तो नेगेटिव का नेगेटिव देखेंगे अपन। आप देखो ध्यान से, श्रवण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, सब एक सी बात है भाई। देखो ध्यान से समझो, जहाँ से मान लो कि सोने की खुदाई हो रही है कुछ तो निकलेगा, मतलब सब एक सी बात है, पॉल्यूशन होने की तो पॉसिबिलिटी है ना। और यहाँ पे कोई एक्सट्रीम नहीं ऐसा बोला, और भाई पारा प्रदूषण का स्रोत है, हो सकता है, ठीक है। कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र थर्मल से पारा प्रदूषण। अब आप ये मत ज़्यादा दिमाग मत लगा, सीधी सी बात इतना सोचो, कोई कोयला पावर प्लांट है, हो सकता है इंडिया के ना निकल रहा हो, कोई ऑस्ट्रेलिया के में निकल रहा हो भाई, क्योंकि कोयले की बहुत सारी वेराइटी होती है, हो सकता है वहाँ से निकल रहा हो। पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर ही नहीं है, ये अब एक्सट्रीम। अब देखो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये तो दो तो आएंगे। अब देखो पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं, इस टाइप के वर्ड मैं बता रहा हूँ। आप 2011 से लेकर 2023 जीएस सीसेट दोनों में करोगे ना, 99% गलत हुए इस टाइप के स्टेटमेंट, ठीक है। जहाँ नोट लगता है ना वहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है गलत लगा बढ़ने की, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, अब देखो
अब ये जो इन्फॉर्मेशन है पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर ही नहीं है, तो ये तो बहुत गलत है ना। अपने को पता है भाई आज साइंस जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दिया, तो एक उसको काटेंगे 2 ऑप्शन। ठीक है, सर एक बार फिर से बताइएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ये चाहोगे तो आप अगर इसको अप्लाई करना सीख गया ना, तो सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सारों में अप्लाई होता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखो, पारा प्रदूषण है, प्रदूषण तो अपने को पता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं इसके साथ एक और चीज़ थोड़ा एक और ट्रिक ही है, तो मैं इसके साथ ही सीख लो। वो एक होते हैं नैरो माइंड अप्रोच, एक होती है ब्रॉडर अप्रोच। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को देखते वक्त ये आपको पता होनी चाहिए कि अपन को कौन से क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है। अब देखो, पारा प्रदूषण नेगेटिव 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 अप्रोच देखेंगे। श्रवण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत। अब आप दिमाग मत लगाने लग जाना, इसमें ये सोचो, इसमें वाइडर अप्रोच अपनाओ। वाइडर अप्रोच अपनाओ, हो सकता है कि भाई अफ्रीका में जो हो रहा हो वहाँ से निकल गया हो, आज नहीं निकला हो कल निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है ना भाई, कौन जानता है कल कौन सी घटना हो जाए। तो यूपीएससी इन चीज़ों से बचती है, तो हमेशा इस टाइप के स्टेटमेंट सही मानते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइडर अप्रोच। तो ये बात समझ बात है, श्रवण जो खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, तो ये नेगेटिव चीज़ है भाई, वहाँ से अगर निकल रहा तो नेगेटिव है, सही है। कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र में से पारा प्रदूषण होता है, ये बात भी सही है, निकलता है तो नेगेटिव है। पारा संपर्क में आने को कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं, इस टाइप का स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको सीसेट में भी हेल्प करेगा। इस टाइप के वर्ड जो बहुत एक्सट्रीम बोल दिया, ये तो कोई सुरक्षा स्तर नहीं है। सोचो आज तक कोई ऐसा देखो इंग्लिश में क्या बोला इसको, देयर इज नो अननोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मर्करी। क्या बात कर रहे हो, तो बहुत गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो ये गलत है, 2 स्टेटमेंट से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला अप्रोच मैं फिर बता रहा हूँ, इससे आप जितना चाहो क्वेश्चन कर सकते हो सोल्व, पर ये है कि आप लगाओगे, लगाने का अप्रोच है वो सेल्फ कर लेना। अब देखो, अभी मैं एक और चीज़ कराता हूँ, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है। वो जो है, रुको एक मिनट, हिस्ट्री वाले क्वेश्चनों में तो बहुत वो लगेगा। एक वो क्वेश्चन आया था ना स्वदेशी आंदोलन वाला, उसमें मैं बताता हूँ, और वो आप उठा के देख लेना, कभी भी हर साल लगता है वो, हर जितनी भी बार आया है उसमें हर बार लगा है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच सीख लो, बहुत काम का आएगा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन पे लगा के बताता हूँ, इस पे देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। देखो, भारत सरकार काले तिल, ठीक है, नाइजर गुटोजे जेबेसिना है, के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। अब ध्यान से समझना, तिल के लिए उपलब्ध करा रही है ना, ध्यान से देखना, तिल के लिए उपलब्ध करवाती है एमएसपी। अब ना बच्चे जो गलत किए ना, इस क्वेश्चन ध्यान से समझना, एमएसपी अगर तिल के लिए है तो भाई वो तिल की कोई सी भी वेराइटी हो सबके लिए कराएगी। अब ऐसा नहीं, तो ध्यान से सोचो, खुद ही सोचो कि मैं तिल का उत्पादन किया, मैं मंडी में लेके जाके पहुंचा और वो बोले कि नहीं ये तिल अलाउड नहीं है, तो ऐसे तो कितने, सोचो कि कितना वो चल जाएगा, रेपिड, मतलब ये मान के चलो कि जमाखोरी इस टाइप का चल जाएगा ना, वो आपके माल को बेचेंगे नहीं, फिर जो बिचौलिया होंगे वो बोलेंगे हमारे पास आ जा। तो ठीक है, तो भाई तिल बोल दिया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट उसमें स्पेसिफाई नहीं करता, तो ये अब इसमें देखो, मैं वो ये नैरो अप्रोच और वाइडर अप्रोच समझो। अब ये किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के मैं फिर बता रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर यूपीएससी क्रैक करना है ना, तो ये सेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाई में कहीं नहीं मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। और आप ये सोच रहे हो कोई सी भी किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक ये अप्रोच डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नॉलेज पढ़ के आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बस, पर ये क्वेश्चन कभी नॉलेज से नहीं होंगे। मैं फिर बताऊँ, ये ट्रिक से ही सोल्व होंगे। आपको एक वाइडर अप्रोच अपनानी है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनो तो भाई सब नैरो माइंड सेट के साथ आप आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते। तो समझ बात, तिल को दे रहा तो सबको देगा। ठीक है, आगे देखो, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। अब बस ये सोच लो कि खरीफ की है रबी की, तो ये तो आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो सब ऐसी बात है, तिल तो अपने को पता है कि खरीफ की फसल है, सही है। भारत के कुछ, ये वर्ड मैंने बताया था, कुछ से डायरेक्ट तीनों के तीनों सही। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये अप्रोच लगी नहीं लगी कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपकी अप्रोच डेवलप करना आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे आओ, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई सा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इससे, कोई सा भी। ठीक है, अब इधर आओ, देखो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ओनली जनरल सेंस, कॉमन सेंस से बस।
तो ये जो रूल नंबर 5 नंबर जिसमें लिख लो कि वाइडर अप्रोच और नैरो अप्रोच, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। देखो, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना। अब इसके कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, यूपीएससी आजकल है ना एप्लीकेशन फॉर्म में पूछ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई वाला, मैं ध्यान से समझना। जब मांग बढ़ती है किसी भी चीज़ की, मान लो कि टमाटर का मैंने एग्जांपल भी दिया था, ध्यान से समझना। जैसे टमाटर पहले 2 थे, ठीक है, और लेने वाला एक ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा सप्लाई मतलब डिमांड कम थी। अब मान लो कि डिमांड है, जब 5 लोग डिमांड कर रहे हैं, टमाटर है 2 ही, ठीक है, और सप्लाई है कम, तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब महंगाई को कंट्रोल करना है तो समझ बात है कि एक तो तरीका क्या होता है, सप्लाई बढ़ा दो, दूसरा मांग कम कर दो, ठीक है। तो जो खाने वाली चीज़ें होती है उसमें तो कर नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन होता है सप्लाई बढ़ा दो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में, ठीक है, पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ये बात सही है। अभी के जो प्रेजेंट काल में क्या हो रहा था कि जिस स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन रहा तो सब कुछ कोई डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई। अब जब अचानक से जब मार्केट खुलने लगे तो सब ऐसी बात है, लोग शहरों में जाने लगे, ठीक है, क्योंकि साल भर से जब आज भी मतलब बंद रहा तो मार्केट में गया तो डिमांड बढ़ गई अचानक से। अब जब डिमांड बढ़ गई तो सब ऐसी बात है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें ब्याज दरें बढ़ा देती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं पे भी ये जनरल स्टेटमेंट, कहीं पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है ये। अभी ये धीरे धीरे सीखना, मैं 8-10 प्रकार के स्टेटमेंट बताऊंगा। देखो, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट जिसमें स्पेसिफिक कर देता है, तो वो गलत अभी मैं बताऊंगा। जो मूलतः वर्ड आया था वो गलत है, ठीक है। कोई एक्सट्रीम वर्ड होता है, एक पॉसिबल स्टेटमेंट होता है, वो सही होगा, और जो कुछ वाले वर्ड है वो पॉसिबल स्टेटमेंट। तो ये वर्ड आपको अगर आइडेंटिफाई, देखो अभी मैं लिख लो, मैं कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी वो कभी गलत नहीं होगा। जनरल स्टेटमेंट उसमें कुछ ज़्यादा भाषा नहीं, सीधी सीधी भाषा, सिंपल सी भाषा लिखी है, तो जनरल स्टेटमेंट है। एक है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे वो यूज करेगा, ओनली वर्ड यूज कर देगा, ऑल यूज कर देगा, और बहुत सारे जो एक्सट्रीम वर्ड है वो मैं लिखवा भी दूंगा, पर अभी बस इतना सीखो। एक एक्सट्रीम वर्ड होता है, उसमें बहुत एक्सट्रीम वर्ड बना के, जैसे उसमें देखे थे ना अपन, जिसमें गलत करने के लिए वो करेगा, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। एक होता है पॉसिबल स्टेटमेंट। पॉसिबल स्टेटमेंट में आता है सकता वाले वर्ड, कैन वाले जो होते हैं वो पॉसिबल स्टेटमेंट होते हैं, या सम वाले मान लो, ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, पॉसिबल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में तो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, जैसे मान लो कोई इन्वायरमेंट को लेकर बात चल रही है, जैसे अपन देखे तो ग्रीन हाइड्रोजन वाला, भाई वो रिक्वायर्ड है, ठीक है भाई, जरूरत है, ऐसे तो अभी प्रेजेंट टाइम की जरूरत है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होता है कि ये चीज़ तो चाहिए ही, मतलब आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई सब ऐसी बात है। जैसे मान लो अब ये कंपरेंशन में बहुत काम आएगी। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट मतलब कि सब ऐसी बात है, जैसे भाई सरकार को कैसा होना चाहिए, तो कैपेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे अगर 2011 का पैसेज देखोगे तो उसमें होना, भाई रिक्वायरमेंट है, भाई कैपेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है। तो ये तो अभी देखो, जनरल स्टेटमेंट हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, पॉसिबल स्टेटमेंट हो गया, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट याद रखना, और ये छांटना सीख गए आप, तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लग गया कि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। तो याद रखना कि जो जनरल स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होते, पॉसिबल स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होते 99%, और रिक्वायर्ड स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होते। एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होते हैं ये 99% गलत होता है। तो ये आपको देख के पता करना है कि कैसा कौन सा स्टेटमेंट है, ये अब धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, ठीक है। तो ये है जनरल स्टेटमेंट है कि सब बात ऐसा होता है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती उपभोक्ता कीमतों को मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। ये बात तो सही है, आमतौर पर जनरल स्टेटमेंट है, और ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है। तो ये भाई दोनों को दोनों सही है स्टेटमेंट, ये आंसर आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ लो। और अभी यूपीएससी जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो डायरेक्ट डिमांड सप्लाई के क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। अब आपको ये स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए कि जनरल स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अभी देखो मैं कुछ बता देता हूँ। ये है पॉसिबल स्टेटमेंट, ये सारे तीनों पॉसिबल स्टेटमेंट है, इसलिए सही हुआ है। पनप सकते हैं कुछ वर्ड, समझ में आ गया। एक्सट्रीम स्टेटमेंट अभी उधर में बताया था, चलो इधर भी बता दूंगा, तो ठीक है। ये सब पॉसिबल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखो, नहीं, एक और 4 स्टेटमेंट लिखे थे ना, उसमें एक और देखो, एक और जोड़ो, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जोड़ो। 4 हो गए ना। एक ये होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, मतलब वो एक स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा हो गलत होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये 5 स्टेटमेंट।
अब अभी और कुछ मुझे याद है तो बता दूँ, 5 तो ये पक्के हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एग्जांपल है स्पेसिफिक स्टेटमेंट का है, इधर आओ, देखो ध्यान से देखना। शिशुदानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ठीक है। शिशुदानी स्तन केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास से तुलना पनप सकते हैं, केवल, ये स्पेसिफाई कर दिया है, गलत होते हैं स्पेसिफाई वर्ड, तो गलत होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये स्पेसिफाई कर दिया है तो ये चीज़ याद रखना, गलत होते हैं मोस्टली। अब मैं बता रहा हूँ और चीज़ें बताता हूँ जो गलत होंगे। एक जो मूलतः वर्ड आया था ना, रुक जाओ, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन के आगे जो मैं जितनी ट्रिक बताते जा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 4-5 क्वेश्चन के उससे ज़्यादा भी आएंगे। अभी देखो मैं इसी पेपर में बताता हूँ। अब देखो ये देखो, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक, अब देखो ट्रिक, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व होंगे। फिर बता रहा हूँ पेपर इसी से निकलेगा, बस ये है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हो और कितना वहाँ पे अप्लाई कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। अभी देखो स्पेसिफिक वर्ड पे आओ, अब मैं कल पूछूंगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ, और इनको 2011 से लेकर 2023 तक अप्लाई करो, तब जाके फ़ायदा, ऐसे कोई मतलब नहीं। अब इधर आ जाओ, देखो पेपर क्यों नहीं निकलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये अप्लाई करो, मैं फिर बता रहा हूँ यही है, पर हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि आज से मेहनत करना छोड़ दो, पर पेपर इसी से निकलेगा, हकीकत तो यही है। आ जाओ इधर, प्राचीन भारत के संदर्भ में है, ठीक है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बहुत संकल्पना गलत, मैंने इसको ही काटा था, आंसर आ गया था मेरा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, गलत होता है, ये गलत हुआ। अब देखो स्तूप आमतौर पर जनरल स्टेटमेंट, बहुत परवा स्तूप एक वर्ड सही है, देखो डायरेक्ट सारी ट्रिक लग रही है, सारी ट्रिक लग रही है सारी, देख लो अब तुम्हारे आंखों के सामने है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ बस ये पकड़ना सीख लो, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन था, वो नीचे मैं लेके चलता हूँ। सर, हाँ बोलो। सर जो आपने अभी कोविड वाला बताया था ना, उसका आंसर क्या था? उसका आंसर ए भी हो सकता है, वो मैंने इतना नहीं देखा, पर ए होगा उसका, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। सर उसमें से देखा है कि उसका डी आंसर है, पहला वाला गलत जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही जाएगा। अब देखो, अब डिपेंड ये करता है ना कि विगत में ब्याज दरें बढ़ा दी है पूरे विश्व में ये एक्सट्रीम बढ़ हो सकता है। हाँ पूरा सर अनेक लिखा है ना, उसकी वजह से गलत है शायद, दोनों दिए ना। मैं अभी उतना आंसर पे नहीं जा रहा, मेरा ये है कि अप्रोच समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो ना, देखो मैं बात सुनो, ध्यान से समझो। मेरा एक चीज याद रखना, अभी जो मैं अभी आंसर लेके मैं बैठा भी नहीं हूँ, मेरा ये है कि जो क्वेश्चन अपने को पढ़ रहे हो उसको देखो और अप्लाई करके देखो। रुक जाए, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। देखो सर पूरे विश्व है ना, उसकी वजह से गलत है। एक बार देखना, मुझे पता नहीं इसका आंसर, एक बार देखना, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है देख लेना एक बार, जो भी है, मैंने आंसर देखा नहीं अभी। जो देखो आंसर वाले अप्रोच तो मैं करवाऊंगा, पर अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से समझो, हो सकता है मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है, मुझे पता नहीं है उसका आइडिया, तो मैं बता रहा हूँ, पर नहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है वो सही होना चाहिए। रुको एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, क्योंकि ब्याज दरें इसीलिए बढ़ाई थी ना, क्योंकि यार ये हकीकत है, नहीं वो पहला स्टेटमेंट सही है, इतना तो नहीं। अभी रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ रुक जाओ। जहाँ तक मुझे आइडिया, क्योंकि ब्याज दरें भारत में बढ़ाई गई थी और उसका रीज़न ये था कि अचानक से डिमांड बढ़ी थी, डिमांड बढ़ी तो सबाई सी बात है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो तो नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकता कि हाँ पूरे विश्व में हुआ, वो एक हो सकता है रीज़न। हाँ सर पूरे विश्व की वजह से गलत है सर, ये बस वैसे सही है वो कॉन्सेप्ट मैं जो बता, मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, चलो ठीक है एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, मुझे जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सही है। दोनों सही हैं सर। हाँ वही तो मैं भी तो बता रहा हूँ ना, ऐसे हो ही नहीं सकता था। चलो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर की। देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। सेट डी का है क्या, सेट ए का देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 22 ए सही है, मैं फोड़ दूंगा तुम्हें तुम लोगों को यार, मैं कोई ऐसे लॉजिक नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, गलत लॉजिक है तो मेरे को चैलेंज कर रहे हो। देख के फोड़ दूंगा तो मैं यार, क्योंकि मुझे पता है भाई इतना भी, ठीक है अपन थोड़ा ध्यान से, ठीक है
कभी भी किसी को चैलेंज करो तो रेक्टिफाई किया करो अपनी तरफ से, देख लिया जैसे, ठीक सर है। चैलेंज नहीं, मैं तो पूछ रही थी। नहीं तो आपने कहाँ से देख लिया उसको आंसर जो वो आ रहा है, तो मैं तभी तो देखूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता, उसका ये आंसर है भाई। ठीक है, पर मैं विश्वास करो इसी से पेपर निकलेगा, ठीक है। तो ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान से समझ लेना, पेपर इसी से निकलेगा। चलो ठीक है, अब आगे आओ। चलो एक और क्वेश्चन था, ये क्या हो गया भाई। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा था, आ जाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना ना। अब मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली अप्रोच बताता हूँ आप लोगों को ना। देखो, जो मैंने एनालाइज किया आप उठा के देख लेना, ट्रिक है। जितने भी मतलब भारत के बारे, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जब भी आएगी, मतलब स्वतंत्रता के बारे में जब भी कोई चीज़ आएगी ना, तो पॉजिटिव वैसे दिखाता है यूपीएससी, कभी भी नेगेटिव वैसे नहीं दिखाएगा भारतीयों को, ठीक है। और मैंने मोस्टली देखा कि उसमें जो फैक्ट भी आते हैं वो गलत नहीं होते हैं। और स्वदेशी आंदोलन का तो आप उठा के देख लेना, 2017 में भी क्वेश्चन आया, और हर बार ओड ईयर में स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन आता है, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। जब भी क्वेश्चन आता है उसका सी आंसर होता है मोस्टली, देख लेना, मतलब सी इन द सेंस कि दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। आप 2023 में आया था, 2021 के क्वेश्चन देख लेना, 2019 को उठा के देख लेना, कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट दोनों सही दिए थे। अब उसका रीजन समझो, ध्यान से समझना। जैसे ये है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। अब ये फैक्ट है, कोई बात नहीं है, अपने को नहीं पता है, ठीक है, ध्यान से समझना। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो याद रखना, यूपीएससी ने कभी भी इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं कभी गलत नहीं देती। तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, इसका ये आंसर है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पॉजिटिव वाली अप्रोच रखनी है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ये हमेशा याद रखना। और जो अंग्रेज होंगे उनको नेगेटिव चश्मे से देखना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फ्रीडम स्ट्रगल को लेके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें पॉजिटिव अप्रोच रखना, ठीक है। तो बताओ कितने ट्रिक हो गए टोटल? 6। ठीक है, अब आगे देखना। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, अगला ट्रिक लिखो, रूल नंबर 7, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग ये मान के चलो 10-15 क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। ये है रूल नंबर 7, है ना, ध्यान से देखना। कोई डाटा हो, ठीक है, कोई स्टैटिक्स हो, या फैक्ट जो होता है आर मोस्टली रॉन्ग। अब मैं इस पेपर में अप्लाई करके बताता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे इसी पेपर में। डाटा होता है कुछ, कोई स्टैटिक्स होता है, फैक्ट होता है, मोस्टली रॉन्ग होता है, ठीक है। अभी इसी में मैं कुछ 1-2 ट्रिक ऐड ऑन करूँगा इसी रूल 7 में, देखना। अभी मुझे देखने दो एक बार। डाटा क्या है? स्टेट्स। हाँ, ये फैक्ट्स आर्ट जो होता है, ठीक है। ये जो है डाटा के बाद डाटा डाटा जो के बाद होता क्या है, आप जैसे अभी मैं क्वेश्चन करवा दूँगा तो उसे आइडिया लग जाएगा। अब आगे देखो, जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट, वो जो मैंने फैक्चुअल स्टेटमेंट या एक्सट्रीम स्टेटमेंट, हाँ, मैंने कितने स्टेटमेंट गिनाए थे उधर? 5 गिना दिए थे ना। कौन से वाले? जनरल स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, पॉसिबल स्टेटमेंट, पॉसिबल, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अब उसमें एक और जोड़ लो, ये वाला क्या फैक्ट स्टेटमेंट, क्या मैंने बोला था अभी? डाटा स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो डाटा स्टेटमेंट मान के चलो 70% गलत होते हैं। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो डाटा स्टेटमेंट, आप देखो डाटा स्टेटमेंट में आ जाओ, तिरंगे वाले क्वेश्चन में, पर उसमें ट्रिक जो बताते जाऊँगा थोड़ा उसमें ध्यान से देखना, डाटा कब गलत होता कब सही होता वो मैं ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये देखो, ये अरे कम से कम 10-15 क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देखो ये डाटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, सही गलत तो पहले इधर आ जाओ। ये डाटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, चलो मैं गिनाता हूँ, ठीक है ना। और मैं फिर बताऊँ 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व होंगे इसे डाटा स्टेटमेंट वाले से, हर साल आता है डाटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसे उसको भी गिन सकते हैं, पर छोड़ो, उनको नहीं गिनना। ये देखो पहला क्वेश्चन डाटा स्टेटमेंट वाला,
ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन डाटा स्टेटमेंट वाला, ये रुक जाओ, अब आगे, अब जो मैं ट्रिक बताऊँ चौथा, ठीक है। अब मैं इस पर अप्लाई करके बताता हूँ, फिर वो सारे भी देखते हैं, ध्यान से समझना इसको कैसे होता है। और वो याद रखो फ्रीडम स्टेटमेंट वाला दोनों स्टेटमेंट क्यों सही थे उसका मैंने अलग वो बताया है, उसमें ये डाटा स्टेटमेंट वाला मत लगा देना, नहीं तो उल्टा सुल्टा करोगे। अब देखो ध्यान से समझना इधर, जब भी देखो ये डाटा स्टेटमेंट है, मतलब कुछ डाटा दिया आपने को, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब सिंगल डाटा, ये लिख लो उसी के आगे, सिंगल डाटा दिया हो, सिंगल डाटा, ठीक है, तो मोस्टली गलत होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है, 3 स्टेटमेंट दिए, तो उसमें से एक ही डाटा दिया है, 2 में जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सिंगल डाटा वाला कोई स्टेटमेंट होगा तो गलत होगा, ठीक। जब डबल डाटा दिया हो, डबल डाटा, जैसे इसमें देखो डबल डाटा थे, तो याद रखना इसमें से एक सही होगा, एक गलत होगा, समझ में आ गया। तो ये चीज़ याद रखना, सिंगल डाटा ऑलवेज गलत, डबल डाटा उसमें से एक सही होगा, एक गलत होगा, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मीटर 4 ये है, ठीक है। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। अब इतना पता है कि अपने को कि एक डाटा तो गलत है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, लगा के देख लेना आप 2011 से लेकर 2023 तक आपको पता लग जाएगा, ये ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना पता है तो ये दोनों स्टेटमेंट गए अपने काम से। अब इतना पता है कि कैसे तो ये सही होगा, ये होगा, एक तो गलत है। अब जिसने मेरे माना यूपीएससी की तैयारी की है बचपन से, अगर वो जिसने क्लासेस पढ़ी है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सही किया था, मुझे इतना पता था ये है, तो ये है, तो मतलब इसका मतलब पहला गलत, दूसरा सही, तो डी आंसर। तो मेरा कहना मतलब कि अब जैसे अभी जो नया पैटर्न आ रहा है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो सारे इसी पे करवाऊंगा, नए पैटर्न। उल्टा नए पैटर्न आपको बहुत ईजी लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी देखो नए पैटर्न से और ईजी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सिंगल डाटा ऑलवेज गलत, डबल डाटा होगा उसमें एक सही होगा, एक गलत होगा, ठीक है। पर ये अलग ट्रिक थी, इसमें दोनों सही होने का कारण था फ्रीडम वाला था, इसीलिए इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हुए हैं। तो इसको वो अप्रोच मत लेना कि 2 डाटा दिया है वो वाला, ठीक है। अब इधर आओ, फ्रीडम फाइटर में 2 डाटा दिए हुए रहेंगे तो वो सही हो सही जाएंगे। होने की पॉसिबिलिटी रहती है, पर हाँ ऐसा भी नहीं, कॉमन सेंस भी लगाना है। अब इतना तो पता है ना भाई, फिर वो जो ये जो क्या था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है, तो वो पता है। और भाई इसी दिन हुआ है, तो वो इसीलिए सही दे रहा है क्योंकि नहीं, वो स्वदेशी आंदोलन को खराब नहीं करेगा, वो इसको इमेज को खराब नहीं करेगा, वो आपको रियलाइज कराना चाहता है बस। तो ये चीज़ याद रखना है, ये मोस्टली देख लेना आप, स्वदेशी आंदोलन इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यूपीएससी जो डाटा देती है मोस्टली ही बहुत रेयर चांस है जो गलत देगी। ये आप ऑब्जर्व करो ना, मैं देख लेना। जैसे मुझे पता 2019 में जो क्वेश्चन आया था स्वदेशी आंदोलन से, उस टाइम भी मेरा सही भी हुआ था, मैंने इसी सेंस पे लगाए थे। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला 2011 से लेकर। अब देखो अगला देखो, 2 डाटा, एक डाटा गलत होगा, ध्यान से देखना। संविधान दिवस के बारे में है, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पहले पूछा था, 2021 में पूछा था, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब ये इतना सा पता होनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब मैंने बोले डायरेक्ट पता लग गया, क्योंकि एक स्टेटमेंट सही है, अपने को पता जब भी 2 डाटा था तो एक गलत होता है। अब पहला सही दूसरा गलत, तो डायरेक्ट आंसर आ गया सही। अब देखो दूसरा क्यों गलत, अब ध्यान से देखना। 26 नवंबर 1949 को भाई संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है, इस दिन जो है उन्होंने, याद करो जो प्रस्तावना में कितनी बार पढ़ के सुनाया वो एनसीईआरटी में, संविधान को आत्मसमर्पित करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। पर ये क्या बोल रहा है, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई, गलत। ये तो पहले ही बन गई थी, 1947 उस टाइम बनी थी, 1914 में, गलत। समझ में आ गया, 2 डाटा। ये ट्रिक मैंने, अरे याद करो, विश्वास नहीं करो, मेरे चाहे 2022 से मैंने इस पीटी से पहले भी जब मैंने कराया था तो मैंने उस टाइम ट्रिक नहीं बताया था मैं, परंतु मैंने क्वेश्चन में जब बता रहा था मैं तब बताया था मैंने कि 2 डाटा होंगे तो एक गलत होगा, एक सही होगा। अभी देख लो, ये 2 क्वेश्चन तो यहीं सही हो गए, और मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। अब आ जाओ इधर, तो मैंने आंखों सामने करा रहा हूँ यार, 2023 का पेपर करा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। अरे ट्रिक मैंने पहले बताई थी, अभी ऐसा भी नहीं कोई, अभी मैं नहीं खोज के लाऊंगा, जो मैं अभी नोट्स खोल के बैठा हूँ ये मेरे 2021 के नोट्स है, जो ट्रिक वाले, अभी के भी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। अब मैंने क्या बोला था, एक है तो सही हो गया ऑटोमेटिक ही, और ये डाटा है, स्टेटमेंट है। अब आगे देखो, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा, तो ये गलत है, काटो। अब इसमें देखो मैंने एक तो ये तरीका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा अप्रोच से करवाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है।
ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी अप्रोच से करवाऊंगा। अब वो अपना है वो जो वाइडर अप्रोच वाली मैंने बताया था वो ध्यान से समझना आप। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। यहाँ पे भाई ये जनरल स्टेटमेंट बोला कि एक है भाई, जो मोस्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से एक है, अच्छी खासी मानी। ये ऐसा नहीं बोला कि नंबर 1 है, नंबर 1 बोलते तो गलत हो जाता, अग्रणी निर्यातकों में से एक है। समझ रहे हो स्टेटमेंट बनाने का पर्पज आपको यही। मैं फिर बताऊँ, ये सेंस डेवलप करो तो वाइडर अप्रोच। हाँ भाई ठीक है भाई, बहुत सारे देश एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से एक होगा ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही है। अब आगे देखो, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। भाई सोचो, अब ये स्पेसिफाई कर दिया है तो ये स्टेटमेंट स्पेसिफाई स्टेटमेंट, याद करो इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होते हैं। अब सोचो भाई स्विट्जरलैंड जाके देखो, इसीलिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वर्ल्ड मैप का। स्विट्जरलैंड इत्तू सा देश है, इत्तू सा देश है, सोचो दिमाग लगाओ, इत्तू सा देश का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार कैसे हो जाएगा? रशिया पागल है, अफ्रीका के इतने देश जो पागल है, इतने बड़े बड़े देश है, सोचो खुद कॉमन सेंस लगाओ ना। तो ये है कॉमन सेंस वाली अप्रोच, गलत। आप बोलो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ना ये पेपर जब निकलेगा तुम लोगों का, अभी तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे ट्रिक जब ये ऐसे करके आप अप्लाई करना सीख जाओगे, ऐसे सारी ट्रिक एक साथ अप्लाई, तब ये पीटी निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अभी भी तुम ऐसे कर रहे हो एक ही ट्रिक को ऐसे, नो। अब ये देखो मैंने यही दोनों ट्रिक से सोल्व कर लिया। तो ये जब आपके पास ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी, और वो तभी आएगी अभी से प्रैक्टिस करोगे तब, और वो तब आएगी जब मैं जो ट्रिक बताते जा रहा हूँ। आप आज ही 2011 से लेकर 2023 तक बैठ के अभी मैं 10 ट्रिक ही करवाऊंगा। कितनी ट्रिक हो गई? इसको अप्लाई करो तब फायदा है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसी पेपर में कम से कम 20-25 क्वेश्चन कर लिए हैं 16 अपन ने। अभी तो आगे देखते जाओ, अभी तो ऐसे भी नहीं, मैं घूम फिर के कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने करा रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, और आप 2011 से लेकर 2023 लगाना, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चनों में। आ जाओ, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% डाटा है ये, ठीक है। और अपने को पता नहीं, और मैंने बताया था सिंगल डाटा गलत होता है, वो सारी चीज़ें देखने। अब आगे देखो, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ वर्ड देख लो। अभी कुछ वाला मैं तो पहले बता दिया, चमत्कार है। विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पादन आधारित योजना, ये PLI कितने दिनों से चल रही थी ये, और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपकी बार करंट अफेयर का 100 टॉपिक दूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन फंसेंगे। ये PLI स्कीम आप विश्वास नहीं करो, मैं 2020 से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक का शुरू किया था, ये तब से इंपॉर्टेंट है। ये लॉकडाउन के बाद में आई थी PLI स्कीम 2021 वाले, और अब पूछा है आपकी बार। और मैं अभी देख रहा हूँ UPSC अप्रोच ऐसा हो रहा है कि जो पिछले साल के करंट अफेयर के रहे हैं वो अभी पूछ रहा है, मतलब ये अभी है उसका नया ट्रेंड। 2022 के पेपर में ये ट्रेंड था उसका, 2023 वाले में। ये PLI उस टाइम 2021 में चली थी लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है। अब देखो, आधारित योजना का लाभ उठाए। अभी देखो जनरल स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है, तो ये तो सही होगा, ठीक है। अब देखो ये सही है, तो देखो ये ऑप्शन गया अपना। अब देखो सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी गलत होने की रहती है, ठीक है। अब जैसे 88 है, देख लो आ गया आंसर। अब बोलो, अब मैं तुम सामने करा रहा हूँ, सिंगल डाटा है, सिंगल डाटा गलत होता है, और ये जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। कुछ वर्ड भी दिया है, जनरल स्टेटमेंट कोई स्पेसिफाई नहीं दिया है, और यही आंसर है इसका। अब बोलो, ठीक है। अभी रुक जाओ, अब ठीक है, अब ये हो गया। कितनी क्वेश्चन ट्रिक हो गई? अब देखो आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, 71 क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी लगेगी। देखो मैंने ऐसे किया था इस क्वेश्चन को सोल्व। मैं अकेले बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करो, इस पेपर में क्या मुझे 5 से 10 क्वेश्चन ही आ रहे थे, फिर भी मेरे 50 क्वेश्चन सही हुए। आप ये चीज़ समझो, अगर आप 25 से 30 क्वेश्चनों पर मेहनत कर लोगे तो सोचो मेरे कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सोचो 25 क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके कर लोगे तो गारंटी मैं बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन पर जाओगे, 100 पर नंबर आएंगे। अरे हकीकत मैं बता रहा हूँ। पर हाँ ये है कि 20-25 क्वेश्चनों के लिए मेहनत कर लो, और तो हो जाएंगे, निपट जाएंगे। अभी तो देखो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये अधिनियम कभी गलत नहीं देता, ये गलत, इसको गलत करने मत बैठना। अब वो मैं बताऊँगा कहाँ गलत देता, क्या है ये डाटा गलत देता है, ये डाटा, ये सिंगल डाटा है गलत। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों ले दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन है, ये बात सही है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको सभी को एक्सट्रीम काट के मत देना, ठीक है। तो इसके B आएगा, तो सिंगल डाटा वाली ट्रिक से हो रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है इसमें।
ठीक है, अभी देखो अब देखो और कुछ साइंस वाले क्वेश्चन के लिए सुन लो, ट्रिक सुन लो, ध्यान से समझना। साइंस वाले क्वेश्चन में हर में लगेगी, घबराना मत। ये जो साइंस है तुम लोग पढ़ लो, जितना मेहनत कर सकते हो, पर टेंशन मत लेना। साइंस वाले सारे क्वेश्चन निपट जाते हैं और उसको मैं रीजन बताता हूँ क्यों निपटते हैं साइंस वाले क्वेश्चन। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर तो फिर भी पढ़ लेना। पर मैं बताऊँ साइंस वाले एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सही किया था, ध्यान से समझना। देखो ये ट्रिक है साइंस वाले क्वेश्चन के लिए, सब लिख लेना। ये हर 2011 से 2023 अप्लाई करके देख लेना, ध्यान से समझना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पढ़ो, उपयुक्त में से कितनी प्रक्रियाओं में त्वरण मापी एक्सेलेरोमीटर की प्रक्रिया की आवश्यकता है। जब भी मतलब ये एप्लीकेशन पूछ रहा है, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन, जब भी कोई साइंस के क्वेश्चन की एप्लीकेशन पूछ रहा है तो उसका ऑल आंसर होता है। बस उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना बस। पर एप्लीकेशन में हमेशा याद रखना कि, क्योंकि एप्लीकेशन ऐसा हो, देखो साइंस क्या डेवलप होता रहता है, तो आज हो सकता है उसकी एप्लीकेशन नहीं हो, परंतु पता लगा कल ही कहीं यूएसए में रिसर्च हो गए और वो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उसकी एप्लीकेशन आज हो गया हो। जैसे मुझे याद अच्छे तरीके से, अगर आप 2013-14 को उस टाइम एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो उस टाइम यूपीएससी ने उसका आंसर इसीलिए माना था, और वो घटना उस टाइम नहीं घट रही थी, पर आज वो घटने लग गई, तो यूपीएससी ने इसीलिए उसका आंसर सही माना था। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी एप्लीकेशन वाला पूछे, एप्लीकेशन साइंस के क्वेश्चन देख के डी मत मार देना। एप्लीकेशन जब भी पूछे तो डी आएगा, मतलब सारे, मतलब डी इन द सेंस के सारे ऑप्शन सही होते हैं। 90% में आप उठा के देख लेना कि एक आध दो बार गलत हुए हैं, वहाँ पे भी मैं बताऊँगा जहाँ पे गलत हुए हैं, ठीक है। 2020 वाले पेपर में गलत हुए थे, और वो दोनों गलत जो हुए थे मैंने सही करके आया था, परंतु ठीक है वो मैं बताऊँगा कि, पर याद रखना जहाँ एप्लीकेशन पूछ रहा है, याद रखना उसको सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसका मैं फिर बता रहा हूँ। अब तो देखो, अब देखो, मतलब जो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, जिनका मान लो ट्रिक सीखने के बावजूद भी पेपर नहीं निकल पाता, उसका रीजन समझो। अब मैंने क्या बोल दिया, जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, उसको देखो, सारे ऑप्शन सही होते हैं। वो क्या करेगा, एग्जाम में जाएगा, कुछ भी नहीं देखेगा, एप्लीकेशन, चलो इतना तो समझ गया, एप्लीकेशन है, वो डी मार, मतलब ये मार के आ गया, तीन स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो गलती क्यों करता है, अब मैंने क्या भाई, मैंने एक ही ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, आप ये भी जाके पढ़ो कि स्टेटमेंट कैसा है, जनरल स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, वो भी तो जाके पढ़ो। तो ये चीज़ याद रखना, साइंस वाले क्वेश्चन में एक बार पढ़ के जरूर देखना है, पर तो आते हैं आंसर मोस्टली 90% वही, पर नहीं, पर फिर भी एक बार पढ़ के देखना। अब देखो ध्यान से देखना, एक्सेलेरोमीटर के बारे में बोल रहा है। एक्सेलेरोमीटर मतलब जैसे कोई चीज़ आप दबाओ, उसको फट से रिएक्शन आए। अब ध्यान से देखो, कार क्रैश टक्कर का, अब देखो ये, अरे एक और चीज़, अप्रोच, साइंस वाले जो भी टेक्निकल वाले क्वेश्चन आएंगे उनको पॉजिटिव मानना है, ठीक है, और पॉजिटिव का पॉजिटिव अप्रोच देखना है, क्योंकि एप्लीकेशन होगी तो भाई कोई भी साइंस की कोई चीज़ बन रही है तो फायदे के लिए बन रही है ना। कुछ साइंटिस्ट दिन रात लगे रहते हैं, वो किस काम के लिए लगे रहते हैं, आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस सोचो, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी चीज़ के लिए लगे हैं, और लगे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसका रिजल्ट आएगा समाज के लिए, फायदे के लिए। इसलिए तो बोला जाता है ना कि भाई साइंस भाई क्यों मानवता के लिए क्यों लाभदायक है, क्यों मानवता के लिए, पर वो कुछ कोई कारण होते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी करते हैं, वो जब शराब मतलब खराब तत्वों के हाथों में चले जाता है, पर एक्चुअली मोस्टली तो लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। तो साइंस को हमेशा पॉजिटिव देखना, ठीक है, इस टाइप के तरीके एप्लीकेशन को। अब देखो, कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फेल जाते हैं, पता लगा। अब सोचो, ध्यान से समझो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कि जैसे गाड़ियों में लगा दिया जाता है एयर बैग लगते हैं, मान लो एक्सीडेंट हुआ, वो फट से खुल के आ गया, ये एक्सेलेरोमीटर ही तो हुआ ना, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो लगा होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये कहीं नहीं पढ़ोगे तुम, ये जब तक ये सेंस डेवलप नहीं करोगे। अब आगे देखो, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिसमें हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है तो पता लगाना। अब देखो कितनी अच्छी बात है, हार्ड ड्राइव में कितना अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, अगर ये सिस्टम आ जाए कि वो गिरने वाला है, सॉल्यूशन, कितनी अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए। आगे देखो, स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, पता लगाना, कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव। इसीलिए तीनों आंसर होता है। अब तुम साइंस वाले सारे क्वेश्चन में लगा लो, ट्रिक लग जाएगी, ध्यान से समझ लेना। पर एप्लीकेशन वाले में, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, साइंस के करंट अफेयर की टेंशन डरने की नहीं है, पढ़ सकते हो, पढ़ लो, टेंशन मत लो। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ो जहाँ से आएगा भी नहीं। अगर जिसने डाउन टू अर्थ और साइंस रिपोर्टर पढ़ी है तो फिर भी जिसको हेल्प मिल जाएगी, पर ऐसे तुम पीडीटी सीट में कितना पढ़ लो, कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ,
ये चीज़ याद रखना, नहीं मिलेगा क्वेश्चन तो घबराना मत, उसी के लिए मैं अप्रोच तैयार करूँ। और ये जो अप्रोच है ये पेपर के निकालने का तरीका है। अब देखो आगे देखो, अब देखो ध्यान से समझना। अब मैं साइंस वाले क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको सारे, देखो अभी इधर आ जाओ। अब मैं फिर बता रहा हूँ यही है, पर मैं फिर बता रहा हूँ इसको देखो, दो फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अब आज से मेहनत करना ही छोड़ दे, तो भाई उसके लिए तो भाई ये ट्रिक है, वो कुछ ही काम की नहीं है। वो सोच रहा है कि भाई सर ने बता दिया। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं गारंटी बता रहा हूँ 70 से 80 क्वेश्चन सोल्व होंगे इसी ट्रिक से। 70 से 80 क्वेश्चन गारंटी मैं ले रहा हूँ, जिसमें स्टेटमेंट होते हैं उसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। हाँ, इस टाइप के जो सिंगल वाले होते हैं उसका भी मैं बताऊँगा, परंतु उसमें थोड़ा बचना, ठीक है। रिस्क लेना है तो इसी में लेना है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो 60 से 70 क्वेश्चन सोल्व होंगे, पर मैं बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखना, मेहनत करना नहीं छोड़ना। अब ऐसा नहीं कि आप ये ट्रिक सीख लियो, अब मैं करा तो दिया, तुम लोग को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पर बात है कि इससे अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, तो उनके लिए नुकसानदायक है जो पढ़ाई छोड़ देगा। अभी भी 8-10 घंटे मेहनत करती रहनी है। आप देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे मैंने उस टाइम सोल्व किया था। देखो, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। भाई जनरल स्टेटमेंट है, कार्बन भाई इतना सा भी यूज हो गया ना, 0.0001%। अब ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट है, सही है, सोचना ही नहीं है कुछ। अब ये सेंस डेवलप करो भाई, इतना सा भी प्रयोग हो गया ना, इतना सा भी, तो ये स्टेटमेंट सही कर देगा, और क्यों नहीं होगा। अब आगे देखो, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। अरे कितनी बात है, रिसाइकिल इकोनॉमी को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। काटो काटो, सही आ गया आंसर। और मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होते हैं। अब देखो मैं इसी एग्जाम में इसी पेपर में बता दिया 2 स्टेटमेंट, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। अरे रिसाइकिल इकोनॉमी जाके पढ़ो, 2011-12 में यूपीएससी ने रिसाइकिल इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार उस पर क्वेश्चन पूछा है भाई, रिसाइकिल इकोनॉमी को बढ़ावा दो, रिसाइकिल इकोनॉमी बढ़ा दो। आजकल तो हर सेंस में वही चल रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। अब मैं फिर बता रहा हूँ भाई, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस क्यों नहीं करेगी। रिसाइकिल इकोनॉमी कितने वो चल रहा है लेवल पे, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब आगे देखो, अब देखो हिस्ट्री के क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच लगानी है। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चनों के लिए है, ध्यान से समझना। जैसे कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अशोका, महात्मा गांधी, ठीक है, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी गांधी ने जो किए थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ ही लेना अच्छी तरह, रट लेना। और मैं ना कुछ टॉपिक के नोट्स दूंगा, वो रट्टा मार के रख लेना, वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं पॉलिटी का जो है दूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ वो रट्टा मारना है, अब ऐसे नहीं पढ़ाई तो करना है। अब देखो इस क्वेश्चन, देखो मैंने इस क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था, ध्यान से देखना। इन क्वेश्चनों में हिस्ट्री के क्वेश्चनों के लिए मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चनों के लिए जो ये क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इससे सेंस निकालना, इसी से आंसर निकालना। हिस्ट्री के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसी से ही आंसर मिल जाता है। इसका देखो, ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे बताता हूँ। आत्मा जो है, आत्मा केवल, ध्यान से समझना, केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, ठीक है। वैसा बैच बता, आत्मा जो है हर जगह पाई जाती है, ऐसा नहीं कि जंतु और पादप में ही पाई जाती है, बल्कि शिलाओं, प्रवाही जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबंधित करता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसका आंसर है ना, ये वैष्णव परंपरा भी हो सकता था, परंतु इसने, देखो ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दे दी। वैष्णव परंपरा में मैं खुद भी इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आखिर बता रहा हूँ, वहाँ पे भी माना जाता है कि सब में आत्मा होती है, लिविंग एंटिटीज एवरीवेयर, ठीक है। तो ये चीज़ तो याद रखना। परंतु ये क्वेश्चन का आंसर चेंज क्यों हुआ है, अब देखो मैं खुद बताता हूँ। बौद्धिज्म में आत्मा में बिलीव नहीं किया जाता, ठीक है, तो बौद्धिज्म तो आंसर होगा नहीं। अब मैं जैनिज्म का क्यों है, ध्यान से समझना, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ। पहली बात, जैन में क्यों माना जाता है, ध्यान से देखो। जो जैनी मुनि होते हैं, जो अभी शायद एक और जो देहांत मतलब जो भी है, तो जैनिज्म में क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं उनके नियम कानून कायदे बताता हूँ, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी में जितना ब्रॉड माइंड सेट रखोगे, इसलिए दोस्तों से कभी मिलना जुलना, मतलब मेरा हमेशा ऐसा जैसे नेचर है कि मैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में मुझे जानने का अच्छा वो है, सेंस है, ठीक है। तो जैनिज्म के बारे में बताता हूँ। देखो इन लोगों का क्या होता है, एक तो ये शाम होने से पहले खाना खा लेता है, ठीक है। ध्यान से समझना, रीजन क्या होता है कि इनका ये मानना होता है कि शाम होने के बाद में क्या होता है कि कीटाणु ये आने लग जाते हैं,
तो ये उस खाने को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि उसमें आत्मा होते हैं, आत्मा अगर उनको खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप जब जैनिज्म के बारे में पढ़ोगे, जब जैनिज्म बुद्धिज्म में कंपैरिजन करते हो, तो उसमें यही चीज़ होती है कि जैनिज्म का पिछड़ने का कारण क्या रहता है। जैनिज्म का पिछड़ने का कारण यही रहता है कि जैनिज्म है ना, जैसे फसल करने में, ठीक है, वहाँ पे मानता था कि जैसे पेड़ पौधों में आत्मा होती है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, जैनिज्म अच्छे से फल फूल नहीं पाता और बौद्ध धर्म अच्छे से फल फूल जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो एक तो वहाँ से भी आइडिया लगता है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ याद रखना कि जैनिज्म, अगर आप देखो, इतना तो अवेयर रहना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे अवेयर हो, सब कुछ शॉर्ट्स आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, जैसे जैन मुनियों को देखो, हमेशा वो अपने नाक पे और मुंह पे हमेशा वाइट लगा के रखते हैं। उसको पता है क्या रीज़न है भाई, कोई भी एक भी छोटा सा जानवर अपने उनके मुँह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी आत्मा को अगर आप नष्ट करो तो पाप है। तो ये कारण है कि इसका जैनिज्म है। दूसरी बात ये देखो, प्राचीन भारत से अपन पता है कि प्राचीन भारत से जैनिज्म है। निम्न किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को, और मूलभूत विश्वास जैनिज्म बहुत ज़्यादा मानता है इस चीज़ को कि पत्थर में सब जगह आत्मा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, यूपीएससी ना कभी मेन थीम से क्वेश्चन पूछती है, तो इसीलिए बताऊँ जैनिज्म, बौद्धिज्म, ठीक है, ये अच्छे से महात्मा गांधी, अशोका, जैसे मैं बताऊंगा 2020 में क्वेश्चन है, तो उसमें डायरेक्ट ये, अगर आपको पता है कि भाई यूपीएससी की ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आप सोचोगे तो वैसे भी आंसर मार सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। ठीक, अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो, जिसमें क्वेश्चन का, अब ये जो आप देखो, ये आ जाओ 42 क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, ये वर्ड जो है मूलतः वर्ड ये गलत होता है, और ये जीएस में भी गलत होगा, सीसीएट में भी गलत होगा, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, कितने कारण सही, तो ये तुम्हें बता भी देता है। इस तो आमतौर पर जनरल स्टेटमेंट है, बौद्धिज्म में एक संकल्प समर्पित है, तो ये मैंने ट्रिक बताई भी थी। तो ये मूलतः वर्ड, यहाँ पे मूलतः वर्ड याद रखना गलत होता है, और उसका रीजन समझो, हिस्ट्री में क्वेश्चनों के लिए क्या दिमाग लगाना है। अब ये वर्ड, यही ट्रिक लगेगी आपको। याद करो, जो एक क्वेश्चन आया था कि शायद कौन था, बाबर नहीं, हुमायूं था, कौन था, बाबर का आया था क्वेश्चन, उसने तोप बनाई थी सबसे पहले, या मुगल जो, हाँ मुगल जो है सबसे पहले यहाँ पे आए थे। तो याद रखना कि प्राचीन भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। और याद करो, एक बार आया था द्रुपद का क्वेश्चन, तो द्रुपद का क्वेश्चन को भी मैंने, जो देखे होंगे मेरे वीडियो, तो मैंने उसमें बताया था। पूछ रहा, उसका बात बोल रहा है कि उत्पत्ति हुए मुगल काल में, तो बहुत वो हो गया। अब ध्यान से समझना, प्राचीन भारत के संदर्भ में मतलब एंशिएंट काल की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, नहीं, गलत। आप जाके देखोगे ना, जब बौद्धिज्म पढ़ोगे, उससे पहले भी भारत में ये प्राचीन परंपरा रही है कि जितने भी जो स्तूप बनाने की, पर हाँ ये है कि अशोका ने इनको एक, पहले इतना बड़े लेवल पे नहीं था, पर तो याद रखें मूलतः बुद्ध संकल्पना हो, ये बहुत गलत है। और मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखो, स्पेसिफिक स्टेटमेंट मैंने बोला है, ये स्पेसिफाई कर रहा है, तो वो गलत होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे आओ, इधर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जो क्वेश्चन की अप्रोच से, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के ही क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आओ सबसे पहले, और वो क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, 2021 का क्वेश्चन में मैंने ऐसे सोल्व किया था, ये वाला भी मैंने ऐसे किया था, और आगे मैं बताऊँगा ऐसे ही होंगे। जो एक आध क्वेश्चन आता है, जो ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन जो मैंने कैसे सोल्व किया था, याद करो, 2021 का क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व हुआ था। अब ध्यान से देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, ये कच्छ कारण। और यही क्वेश्चन में, इसी मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे ये पता कि ये जो कच्छ भूमि है, तो भाई इसका नाम भी इसी के कारण पड़ा है। समझ में आ गया? याद रख लेना, 2021 में भी ट्रिक लगी है, 2023 में भी लगी है, और बहुत सारे क्वेश्चनों में लगी है, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना कि ये है। अभी कौन सा रूल नंबर है, ये 8 होगा, रूल नंबर 8 है ना, ये क्वेश्चन से आंसर निकालने वाले अप्रोच। और इससे कम से कम ये मान के चलो 5 से 10 क्वेश्चन सोल्व होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये 9th है, इस पे साइंस के बाद ये एप्लीकेशन वाला 8 था। ठीक है, 9 आएगा अब नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करने वाले अप्रोच। ठीक है, अब एक जो एवरग्रीन है, जिससे कम से कम, जैसे 2022 में मेरे से 4-5 क्वेश्चन सोल्व हुए थे उसी ट्रिक से। ठीक है, अगर आप 2020 में जाओगे, उससे भी 4-5 ट्रिक, तो अब की बार भी लागू हुआ है और हमेशा लागू होता है। सुन लो कौन सा ट्रिक है, वो ध्यान से समझना। संविधान परिभाषित करता है, ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, और इस पेपर में भी आया था, और हर साल आपको पेपर मिलेगा, हर साल। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को बताता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखो, मैं बताता हूँ कहाँ लगेगा।
चलो ये क्वेश्चन देख लो, डाटा फैक्ट वाला, ठीक है। वो तो और आगे तो आपको खुद से भी अप्लाई करना है, मैंने ट्रिक बता दिया। देखो अब ये है 11 क्वेश्चन को देखो, डाटा दिया है, ठीक है। अब देखो, भारत अपने पास यूरेनियम निष्पेष होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ये बात तो सही है, जनरल स्टेटमेंट अपन जानते हैं। यूपीएससी ने कितनी बार कोयले से क्वेश्चन पूछा। अब देखो, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक यूरेनियम का होना आवश्यक। गलत भाई, इससे तो परमाणु बम कहता क्या क्या बन जाता है। गलत है, डाटा है, मैंने बताया सिंगल डाटा हमेशा गलत। आ गया सही आंसर। देखो ट्रिक लग रही है, सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अब देखो आगे देखो, अभी मैं चलो मैं वो करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। संविधान परिभाषित करता है ना, वो देखना ध्यान से। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो मैं ट्रिक की मेरे पास पीडीएफ है, ये 2021 की पीडीएफ है। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई इस पेपर को देख के बना ली, नो। ठीक है, ध्यान से देखना संविधान वाला जो आएगा। और ऐसा नहीं हर साल आते हैं क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ। मिनिमम 3 क्वेश्चन मान के चलो, मिनिमम 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे। कभी कभी 4-5 भी आए हुए हैं वहाँ से, ठीक है। देखो अब ये देखो, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है भाई, ये इतनी बार पूछा जा चुका, 5-6 बार पूछा जा चुका है, 5-6 बार ये क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? भाई संविधान का क्या प्रयोजन है? सरकार की शक्ति को परिभाषित और सीमाबद्ध करना। ये इतनी बार इसीलिए बता रहा हूँ, 1995 से लेके 2023 तक यूपीएससी के क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए। उन क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चनों की मैं गारंटी दे रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना, इसीलिए वो रट्टा मारने हैं वो 1995 से लेकर 2023 तक। तो एक तो ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट सेम रिपीट क्वेश्चन। अब ये गलत नहीं होने चाहिए। मैंने तो डायरेक्ट ये देख के बस ये देखा, डायरेक्ट आंसर मारा। जैसे एक बार आया था राइट टू प्राइवेसी वाला, वो 2 बार रिपीट हो गया। 2018 में भी आया, फिर 2021 में भी आया था। हाँ 2021 में भी आया था। 2021 में तो 15 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, डिक्टो 2019 के पेपर से। तो ये एक ट्रिक मान के चलो, रिपीट क्वेश्चन होते, ये ट्रिक लिख लो। डायरेक्ट रिपीट होते डायरेक्ट, तो उसके लिए 1995 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन उसके आंसर वही रट्टे होने चाहिए। सर बौद्ध धर्म का भी आया था 2014 और 2015 में रिपीट था। हाँ वो जो मूलतः वाला आया था, वो अन्य आत्मा वाला जो क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का किससे संबंध है? अवध और मगध, अवंती और वत्स वाला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो मैं पहले बता रहा हूँ, वो एक कौन सा रूल नंबर हो उसको लिख लो, वो इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट होता है क्वेश्चन। अब मैं फिर बता रहा हूँ हर साल। देखो ये क्वेश्चन जो है 2021 का रिपीटेशन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का। तो ये क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए गलत, ये चीज़ याद रख लेना। अब आ जाओ, वो संविधान परिभाषित करता, रुक जाओ। आ जाओ ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने इस क्वेश्चन को सही कैसे किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता परिभाषित करता है। काटो, संविधान कभी परिभाषित नहीं करता। अब देखो नया पैटर्न में फायदा है, एक काटा, इसका मतलब भी नहीं, इसका कोई मतलब ना, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे गए, ठीक है, ये गया डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बोलो, नया पैटर्न में फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बस वही है कि उसकी प्रैक्टिस कर लेना उस अकॉर्डिंग। अब देखो ये ट्रिक लगी, डायरेक्ट आंसर आ गया। पढ़ लो इसको। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय में विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ये जनरल स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है। ये रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट लिखो इसको, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। अरे ठीक है, तो ये संविधान परिभाषित करता है। 2022 वाले पेपर में लगा के देखना, 2021 वाले में, 20 वाले में, सब में लगेगा, सब में लगेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर संविधान परिभाषित करता है, ठीक है। अब आगे आओ, आज एक और ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं फिर बता रहा हूँ, कल अप्लाई करोगे तब तो फ़ायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन वाले उसको भी ट्रिक ही मानो भाई। वो कम से कम 10-15 क्वेश्चन सोल्व कराएगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको।
चलो ये तो मैं इस पेपर में बता रहा हूँ कि जो इस पेपर में लग ही रहा है उसके अनुसार। अब आ जाओ। अब तो ध्यान से देखना, ये ट्रिक जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में खास तौर से लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ध्यान से समझना इस ट्रिक को, ये लास्ट ट्रिक है आज की, ठीक है। इसको ट्रिक को बोलो कि यूपीएससी, मतलब इसको नाम दोगे आप कि यूपीएससी कैसे बोलते हैं ब्लफ करना। ब्लफ करना इन द सेंस क्या होता है कि जो रियलिटी कुछ हो रहा है कुछ दिखा और कुछ देते हैं, जैसे जादूगर क्या करते हैं, ब्लफ करते हैं ना। तो ये उस टाइप की ट्रिक है, ब्लफ करने वाले इसको लिख सकते हो आप। ब्लफ करना ध्यान से समझना, मतलब कि सही इन्फॉर्मेशन की जगह यूपीएससी पूरे स्टेटमेंट सही है, उसके एक जो इन्फॉर्मेशन डाटा होगा उसको डाटा नहीं बोले, मतलब जो भी एक मतलब कि फैक्ट है, कोई भी एक मान लो कि मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, पर यहाँ पे रियलिटी में पूर्वी घाट था, ठीक है, पर उसने क्या कर दिया, पश्चिमी घाट कर दिया। तो ये ब्लफ करना है, ये यूपीएससी करता है। और आप ये विश्वास नहीं करोगे, हर साल ये पेपर में होती है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा जिसमें यूपीएससी ब्लफ करता है, मतलब रियल इन्फॉर्मेशन की जगह फेक इन्फॉर्मेशन डाल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ यार देखना, अब आप 2011 से लेकर 2023 तक के पेपरों में देखना कि कहाँ पे उसने ब्लफ किया है, मतलब, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एक्सचेंज करके, हाँ एक्सचेंज करने वाले भी वो लिख सकते हो। तो ये लास्ट है आज की, ठीक है। इससे भी कम से कम मैं फिर बताऊँ 4-5 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब ध्यान से देखना, अमरकंटक पहाड़ी। अब देखो एक है, आप बेसिक पढ़ोगे, अमरकंटक पहाड़ी के यहाँ एमपी में है, अपने को पता है, ठीक है। विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। अब देखो विंध्य जो पर्वतमाला, सह्याद्री इधर है, मतलब विंध्य और सह्याद्री इधर है और ये अमरकंटक इधर है, ये ब्लफ कर रहा है। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है यूपीएससी, सोचो, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। अब आगे देखो, बिलीगिरी पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पे है। अब ध्यान से समझना, पूर्वी भाग की जगह पश्चिमी भाग भी हो सकता है। ये फैक्ट, अब इनको लिखो फैक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है भाई। ये भी चेंज कर सकता है यूपीएससी, ये भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट पक्का है कि वो गलत बनाता है, ये मोस्टली देख लेना। बिलिंगिन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में हो सकता है, पश्चिमी भाग में हो सकता है सतपुड़ा श्रेणी ना हो, ये ब्लफ कर रहा है, गलत है। शेषाचलम पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियाँ जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, अगर आप पीवाईक्यू जाके देखोगे, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, इसलिए बोला पीवाईक्यू रटने हैं, वो रटने हैं। शेषाचलम पहाड़ियाँ, तुम्हें पता है जो तिरुपति का जो मंदिर है ना, वो शेषाचलम पहाड़ियों पे ही है। और वो तुम्हें बताओ किधर है, इधर आंध्र प्रदेश इधर है ना, ये पूर्वी घाट है। ब्लफ किया यूपीएससी ने, ये देख लो तुम्हारे सामने है, तीनों के तीनों गलत। तमिलनाडु, हाँ अरे ये पूरे आंध्र प्रदेश से जाके यहाँ तक तमिलनाडु के बॉर्डर पे है शेषाचलम पहाड़ियाँ, उसमें तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है वो इसी शेषाचलम पहाड़ियों पे है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, ये पश्चिमी घाट से ली है, ये तो पूर्वी घाट है। तो देखो ब्लफ कर दिया यूपीएससी ने, तो ये चीज़ याद रखना, ब्लफ करता है। और ये देखो ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल क्वेश्चन में भी करता है, ठीक है। ब्लफ करने का मतलब एक्सचेंज कर देता है इन्फॉर्मेशन को, रियल इन्फॉर्मेशन की जगह रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है 2011 से लेकर 2024 तक। अब देखो और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जहाँ पे उसने ब्लफ किया है, ठीक है। वो आएगा पॉलिटी वाले क्वेश्चन में किया है उसने, ब्लफ किया है, वो हर बार करता है, ध्यान से देखना। हाँ वो जो गवर्नर वाला क्वेश्चन आया था ना, हाँ मैं ब्लफ करने का वो मैं बताऊंगा, ट्रिक में लिखवा दूंगा कि किस किस को ब्लफ करता। तो यहीं पे एक बार लिख लो, जब भी है ना पश्चिमी घाट की जगह पूर्वी घाट कर देता है, तो ये लिख लेना। तो वो आप खुद से मेहनत करो, 2011-2023 के क्वेश्चनों में देखो, फिर मैं फिर बता रहा हूँ, पहले खुद से मेहनत करो, वही काम आएगी। तो वो लिख देखना 2011-2023 में कहाँ ब्लफ कर रहा है। पूर्वी घाट की जगह हमेशा पश्चिमी घाट कर देता है, जैसे अभी सह्याद्री की जगह ये किया तो ब्लफ करता है। और राष्ट्रपति की जगह गवर्नर कर देता है, ये तो रियलिटी बहुत बार किया यूपीएससी ने, राष्ट्रपति की जगह गवर्नर कर दिया, प्रधानमंत्री कर दिया, तो ये ब्लफ करता है। तो ये चीज़ याद रख लेना। जैसे मैं वो बता रहा हूँ, अभी देखो ये अब की बार क्वेश्चन आया था वो राष्ट्रपति वाला, लोकसभा की राज्यसभा, राज्यसभा की जगह लोकसभा, ये भी चीज़ याद रखना, ब्लफ करने का तरीका। अब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, आ जाओ इधर 39 क्वेश्चन में आ जाओ। इसके साथ उस दिन मैंने भेजा भी था आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला, राष्ट्रपति की जगह क्या कर देगा, राज्यपाल कर देगा, ठीक है, ध्यान से देखना।
तो ब्लफ करता है, ऐसे नहीं है। और 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ ब्लफ करने वाले। अरे ये चीज़ याद रखना, ये मत समझ लेना हर पेपर में एक ट्रिक से हो सकता है कि आपको 3-4 क्वेश्चन सोल्व लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में, ठीक है। ये शेड्यूल एरिया से कितनी बार क्वेश्चन आया है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। 5 और 6 जो शेड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति का एक आदेश के माध्यम से होती है। अब देखो यहाँ पे आपको डाउट करना है, राष्ट्रपति हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। मैं बताऊंगा राष्ट्रपति कब आएगा, राज्यपाल कब आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना। तो राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होता है। आगे देखो, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। तो ये तो सही बात है, तो ये तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, ब्लफ करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो गया। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों देंगे, तो ये ब्लफ किया है यहाँ पे। सर मिनिस्ट्री वैसे भी मोस्टली होंगी। और मिनिस्ट्री वाले जो ट्रिक में बताऊंगा कि मंत्रालय वाले जो टिकट वो गलत होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों देगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, तो ये तो पता लगे, ये तो गलत है, ठीक है। अब एक गलत है तो ये भी गया आंसर, एक तो सही है। अब देखो किसी राज्य के भीतर, अब देखो ध्यान से समझना, किसी राज्य के भीतर, ये कोई मान लो जैसे मान लो कि राजस्थान ही है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति इज द सुप्रीम, और भाई किसी टेरिटरी को डिसाइड करना है। यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना, शायद ये जो है राज्यपाल के पास ऐसे आती है, फिर उसके बाद राज्यपाल जो राष्ट्रपति को भेजता है, तो जो डिसाइड करने का काम है ना राष्ट्रपति का होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे राष्ट्रपति सही है। अरे एक आदेश याद रखना कि एक वाला वर्ड जो सही होता है। तो ये ब्लफ वाली चीज़ देखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसमें 2 स्टेटमेंट सही है। ब्लफ वाला आएगा, बहुत जगह आता है ब्लफ वाला, ठीक है। लोकसभा की जगह राज्यसभा का देता है, तो ये चीज़ भी याद रखना, और बहुत जगह करेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, एक और रुक जाओ, एक और क्वेश्चन बताता हूँ ब्लफ वाला। जैसे ये देखो 64 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी उसने ब्लफ किया है, मतलब जो रियल नॉलेज है उसकी जगह गलत नॉलेज उसने, मतलब जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसने वो घुसाया है, ठीक है। ध्यान से देखना। नहीं, इसमें तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसके। हम्म, 76 क्वेश्चन देखो, इसमें तो वो डाटा वाले भी ट्रिक लगेगी, सब लगेगी, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आ जाओ, देख ध्यान से समझना। देखो एक तो डाटा वाले ट्रिक भी याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, ठीक है। अब मैं एक डाटा वाले एक चीज़ ध्यान से समझना है ना। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, जब 2 डाटा होंगे तो एक डाटा सही होगा, एक गलत होगा। अब ये भी डाटा है 1/4, ठीक है। अब ये ट्रिक समझ लेना, जब देखो 1/4 मतलब 25%, ध्यान से समझना। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर यही बोल देता कि ये 3/4 से ज़्यादा है तो ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। तो जब नियर डाटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एक्सट्रीम डाटा जा रहा है तो गलत होगा। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, मतलब 25% अधिक करता है। अगर यही बोल देता कि 75% ज़्यादा करता है तो गलत हो जाता, ठीक है। अब आगे देखो, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। अब ये देखो, ये 18% क्यों जनसंख्या, ये स्पेसिफिक डाटा होता है। स्पेसिफिक डाटा हमेशा गलत होता है, ये स्पेसिफिक डाटा नहीं है, तो ये गलत है, ये सही है। अब मैंने बोला था 2 डाटा सही, 2 डाटा होंगे तो एक डाटा सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये इसका सी आंसर है। समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये जो 10 ट्रिक मैं बताया हूँ इसका 2011 से लेकर 2023 तक अप्लाई करो सारी ट्रिक को।
अब फिर नहीं फ़ायदा नज़र आए तब बताना, मैं फिर तो अभी तो बहुत सारी ट्रिक मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने रैंडम बताई। अरे आज ही लगभग इससे अपने जो अभी 10 ट्रिक किए हैं, इससे लगभग अभी तो मैंने ऊपर ही मैं बता रहा हूँ, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ये तो 10 ट्रिक बताई है जिसमें, और अभी नहीं और क्वेश्चनों में इसी जो मैंने 10 ट्रिक बताई है ना, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे। क्या हुआ, सब चुप कैसे बैठे हो, कैसा लगा? कहाँ भाग गए क्या? मुझे लग रहा है आज लोग भाग गए होंगे। अच्छा लगा सर, अच्छा सही है सर। थोड़ा सा पढ़ाई का बर्डन थोड़ा सा महसूस कम हो रहा है अरे कि वो तो चलो। मैं जब चाहता तुम लोगों को हटवा देता। अरे भाई मुझे पता है तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ये पेपर गधा मजदूरी से नहीं निकलने वाला, मैं हकीकत बता रहा हूँ। दैट्स अ वे, स्मार्ट वे, और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ पेपर उसी से निकलेगा, चाहे जीएस हो सीसेट हो। तुम लोग ठीक है, पर ऐसा नहीं है, पढ़ लो एटलीस्ट, मेरा माना कि सब सब्जेक्ट का नॉलेज रखो, पर रियलिटी पेपर तो इसी से निकलेगा। पर ये है कि आप जितना क्वेश्चन खुद से, जैसे मेरा आपके 2023 वाले पेपर नहीं अटकने के कारण मुझे बेसिक क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ही आए मुझे, तो वो थोड़ा दिक्कत, पर फिर भी मैंने ट्रिक की सहायता से 40 क्वेश्चन सही कर लिए थे। हकीकत बता रहा हूँ, मेरे लगभग 49-50 क्वेश्चन सही है। पर ठीक है, बात है कि उधर 15-20 क्वेश्चन उसके लिए मेहनत कर लो। मैं इतना मेरा मानना है कि 10-15 क्वेश्चन अगर मेहनत से सही कर लोगे तो पीटी निकल जाएगा। मैं आपको ऐसे भी नहीं बोला कि आप बहुत ज़्यादा 100 क्वेश्चन कर मेहनत करो, नो, आप 20-25 क्वेश्चनों के लिए मेहनत कर लो, और हर सब्जेक्ट का एक आइडिया रखो बस। जैसे मान लो कि भाई ये पश्चिमी घाट कहाँ है, यही नहीं पता तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। परंतु ये है कि हाँ, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, इंडिया मैप का आइडिया होना चाहिए, वर्ल्ड मैप का एक आइडिया होना चाहिए, और जो मैं करंट अफेयर के 100 टॉपिक बताऊँगा वो क्वेश्चन अच्छे से काम कर लेना। वहाँ से 15-20 क्वेश्चन में फंस गए तो बेड़ा पार हो जाएगी, वो जो मेहनत करे उसी से पार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ 4-5 दिन यही चलेगी, और इस पे अच्छे से, अब मैं फिर बता रहा हूँ फ़ायदा तभी है, अब ये चीज़ें आप सीसेट में भी लागू करोगे, ठीक है, जीएस में भी लागू करना है, और करके देखो 2011 से लेके 2023 तक लेके बैठो पेपर, और आज ही लेके बैठो। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी जो पढ़ रहे हो साइड में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, पर मेन काम ये करो, साथ ही साथ ट्रिक जो मैं कराते जाऊँगा इसके साथ कर लो काम, तब फ़ायदा देखना फिर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, हकीकत है ये जो वीडियो मैं बनाते जा रहा हूँ इन्हीं को ही बार बार देखना है। ये ट्रिक में सारी ट्रिक मेरे पास जो है लगभग वो सारी मैं करवा दूंगा, पर ये है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ जाना चाहिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ इन क्लासों को बार बार देखना जब भी कहीं लगे। अरे आज जो 10 ट्रिक बताई है इसको बार बार लिख के दे रहा हूँ, 2011 से लेकर 2023 तक कब कितने क्वेश्चन है, 1300 क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ बताऊँ, जिसने एप्लीकेशन लगाना सीख लिया 500 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे इसी 10 ट्रिक से। 500 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। पर ये कि आपने अप्लाई करना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली अप्रोच हो गई, ठीक है, संविधान परिभाषित करता वो लगता ही है भाई, साइंस वाली क्वेश्चन देख लो जाके, ठीक है। तो ये 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, ओके सर, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।